सो लेट्स स्टार्ट विद बेयर मिनिमम थिंग कि व्हाट इज एन एपीआई। एपीआई हमारे पास क्या होता है, ये वर्ड शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जनरली जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर हमें अपनी प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करना है कुछ लो लेवल कॉल से, जैसे कि मुझे प्रिंटिंग करनी है या मेरे को इनपुट लेना है या मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है, तो जनरली वी लर्न सम एपीआई। जैसे अगर आपने कॉलेज टाइम में सी या सी प्लस प्लस ऐसा कुछ पढ़ा है तो वहाँ पर प्रिंट एफ स्कैन एफ जैसे फंक्शंस हमारे पास आते हैं, या सी आउट जैसे फंक्शंस आते हैं, या क्लियर स्क्रीन जैसे फंक्शंस आते हैं जिन्हें हम कॉल लगाते हैं और हम अपने एप्लीकेशंस या अपने प्रोग्राम्स को बिल्ड करते हैं। तो इसका मतलब एपीआई को आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जैसे हम किसी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें वोकैबलरी पहले सीखनी पड़ती है, तो इट्स लाइक अ वोकैबलरी। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम एपीआई की बात करें तो इट्स सेइंग इट इन्वॉल्व कॉलिंग ऑफ फंक्शंस विद इन द एप्लीकेशन, जैसे कि प्रिंट एफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इन जावा, कंसोल डॉट लॉग इन जावा स्क्रिप्ट या प्रिंट इन डाट। तो इसका मतलब ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वोकैबलरी या यू कैन से अलग अलग एपीआईज क्रिएट किए गए। तो जो भी एपीआईज हैं वो एक्सपोज किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। अगर आप जावा में हो तो जार फाइल्स के थ्रू एक्सपोज किया जाएगा, अगर आप सी में हो तो हेडर फाइल्स के थ्रू एक्सपोज किया जाएगा, अगर आप नोड जेएस या डाट यूज करो तो पैकेजेस के फॉर्म में एक्सपोज किया जाएगा। सो द क्रक्स इज एपीआईज बेसिकली हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस या प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे हम कॉल लगा के कुछ लो लेवल ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कैमरा एक्सेस करना है या मुझे जीपीएस एक्सेस करना है या मुझे माइक एक्सेस करना है, आई नीड सम एपीआई। मुझे प्रिंटिंग करनी है, मुझे इनपुट आउटपुट करना है, आई नीड सम एपीआई। सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली कॉल्ड एपीआईज। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच कम्स इन द पिक्चर इज व्हाट इज वेब सर्विस। वेब सर्विस हमारे पास क्या है? तो वेब सर्विस बेसिकली एपीआई के अंडर एक सब टर्म है। यू कैन थिंक अबाउट कि एपीआई इज अ ब्रॉडर टर्म विच इज अ बिगर टर्म, उसके इनसाइड यू हैव अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड वेब सर्विस, बिकॉज वेब सर्विस को भी आप वेब एपीआई बोल सकते हैं। तो वेब सर्विस बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करे जिससे हम दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो जनरली जब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बिल्डर होता है तो उसके अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं वो माइट भी अलग अलग लैंग्वेजेस में बिल्ड हो सकते हैं, एंड दोज मॉड्यूल कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपके पास एक मॉड्यूल नोड में बिल्ड है और एक मॉड्यूल आपके पास जावा में बिल्ड है और आप इन दोनों को इंटरैक्ट कराना चाहते हो तो देर वुड बी सम प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग है। जैसे मैंने किसी प्रोजेक्ट में ऐसा किया था कि मेरे पास कुछ एप्लीकेशन जावा में बिल्ड थी और कुछ चीज़ें नोड में बिल्ड थी। तो सपोज मुझे नोड में उसमें ए सिंक आयो करना था, आई मीन मुझे इनपुट आउटपुट फाइल रीड राइट बहुत फास्ट करना था, जो नोड पे बेटर हो सकता है कंपेयर टू जावा पे क्योंकि मल्टी थ्रेडेड है। तो मैंने जितना भी मुझे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम करना था वो पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का सिस्टम मैंने नोड में लिखा और जो बाकी सिस्टम था वो जावा में लिखा और उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया और उसके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट किया। अब उस कम्युनिकेशन को क्रिएट करने के लिए आई हैव अ वेराइटी कॉल्ड वेब सर्विस। तो वेब सर्विस हमें सबसे पहला जो फीचर दे रही है डेट इज अ लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी, यानी कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि जब भी वो यूज करते हैं तो वो आइदर एचटीटीपी पे चलती हैं, एचटीटीपीएस पे चलती हैं, सोप प्रोटोकॉल पे चलती हैं और उस आपस में जो डेटा एक्सचेंज करती हैं, बिकॉज दोनों इन्वायरमेंट अलग अलग हैं, सो दे डील विद कि हम या तो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा एक्सचेंज करेंगे, एचटीएमएल फॉर्म में एक्सचेंज करेंगे, एक्सएमएल फॉर्म में डेटा एक्सचेंज करेंगे, या हम जेसन की फॉर्म में डेटा को एक्सचेंज करेंगे। तो अगर मेरे को दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कम्युनिकेट कराना है आपस में, सो आई कैन यूज अ वेब सर्विस। वेब सर्विस हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल होगी या इंटरनेट पे अवेलेबल होगी ताकि मैं उसे एक्सेस कर सकूं, राइट। सो देर आर सम असेंशियल थिंग्स जो हर वेब सर्विस के साथ जुड़े होंगे, राइट। तो देर आर सम वेब सर्विस असेंशियल थिंग्स, यानी कि हर वेब सर्विस को बनाते वक्त ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। इसका मतलब वेब सर्विस अवेलेबल होगी ओवर द इंटरनेट या इंटरनेट पे। इसका मतलब 24/7/365 अवेलेबल है। दैट्स वाई इट इज़ ऑन इंटरनेट या इंटरनेट पे आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप देखो तो अगर आप लॉग इन विद जीमेल करते हो, लॉग इन विद फेसबुक करते हो, तो दिस इज बेसिकली अ वेब सर्विस फॉर यू, बिकॉज यू आर डूइंग ओऑथ, राइट। अब ओऑथ कर रहे हो, वो सर्विसेज आपको अवेलेबल है, तभी आप अपनी वेबसाइट पे से जोड़ पा रहे हो। या आप कोई ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो तो आपके पास पेपाल या पेटीएम से आप इंटीग्रेटेड हो। इट मीन्स योर एप्लीकेशन, अगर आपने कोई शॉपिंग एप्लीकेशन बनाई है तो वो शॉपिंग एप्लीकेशन कनेक्ट है किसी वेब सर्विस से, राइट। सो देर प्लेंटी ऑफ प्लेसेस जहाँ पर वेब सर्विस आजकल यूज हो रही है, तो इसलिए वो अवेलेबल होनी चाहिए ओवर द इंटरनेट या इंटरनेट पे। लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में आप वेब सर्विस ले सकते हो। आइदर यूज अ पीएचपी, आइदर यूज अ पाइथन, आइदर यूज रूबी विद रेल्स, आइदर यूज जावा, आइदर यूज सी शार्प, आइदर यूज नोड जेएस। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो और उसमें अपनी वेब सर्विस को राइट करते हो। तो वेब सर्विस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी लैंग्वेज, यू कैन बिल्ड इट ऑन एनी लैंग्वेज। और इसका मेन पर्पस ये एक्सचेंज द डेटा बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, क्लाइंट मतलब आप
अगर एक शॉपिंग एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपकी शॉपिंग एप्लीकेशन गोइंग टू कॉल पेटीएम, तो पेटीएम आपके लिए सर्वर है, आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हो अपने शॉपिंग क्लाइंट से, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होगा डेटा, आइदर वो प्लेन टेक्स्ट होगा या एचटीएमएल होगा या जेसन होगा या एक्सएमएल होगा, इट्स डिपेंड कि आप किस फॉर्मेट पे एग्रीड हो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वी अंडरस्टैंड कि वेब सर्विस के लिए दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल थिंग्स। अभी वेब सर्विस की थोड़ी सी डिटेल में और जाते हैं। वेब सर्विस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे डेट इज ट्रिवैगो, आप सब उससे अवेयर है। तो ट्रिवैगो आपके लिए होटल्स की अलग अलग डील्स लेकर आता है। तो कैसे काम करता होगा, लेट्स यू अंडरस्टैंड। तो मैंने एक एनिमेशन यहाँ पर बिल्ड की जिससे हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो ट्रिवैगो है, इस पर्सन को आपने देखा होगा ऐड में, ये आपके लिए बहुत सारी होटल्स की डील लेकर आता है। जब वो डील्स लेकर आता है तो दे आर सजेस्टिंग इन देयर ओन वेबसाइट, ये उन्हीं की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जिसमें दे टेलिंग कि वो एयरबीएनबी या ट्रिप.com या ओयो ऐसे करके 100+ वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके लेकर आते हैं। देन दे समराइज द डेटा, उसके बाद वो आपको डील्स दिखाना शुरू करते हैं, राइट। तो अब ट्रिवैगो काम कैसे कर रहा है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि हम एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं ट्रिवैगो के सर्वर पे, बट ट्रिवैगो का सर्वर इज टॉकिंग टू सो मेनी अदर सर्वर्स, वो अलग अलग सर्वर से बात करता है। आई थिंक दे टॉक टू ट्रिप.com या ओयो पे या एयरबीएनबी, 100+ ऐसी वेबसाइट से वो डेटा फेच करके लेकर आता है। अब देयर आर मच चांसेस कि वो जो वेब सर्विसेज दे आर क्रिएटेड ऑन वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो इसके लिए मुझे वेब सर्विसेज चाहिए होगी ताकि मैं इन सब के बीच में आपस में कम्युनिकेट करा सकूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हाउ ट्रिवैगो टॉक्स टू अदर्स, एज अ क्लाइंट वी आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट, तो हम अपने मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप या डेस्कटॉप से हम एक रिक्वेस्ट मेक करेंगे, एंड दिस रिक्वेस्ट विल गो टू आवर सर्वर, जो कि ट्रिवैगो सर्वर होगा, उस पर जाएगी वो रिक्वेस्ट। सो ट्रिवैगो विल रिसीव द रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, देन इट इज टॉकिंग टू सम अदर सर्वर्स। वो सर्वर्स हो सकते हैं एयरबीएनबी हो सकता है हमारे पास, या ओयो हमारे पास हो सकता है, या ट्रिप.com हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट सर्वर्स जिनसे वो बात करेगा। तो ट्रिवैगो इज गोइंग टू टॉक टू ऑल दीज सर्वर्स, वो इन सब सर्वर से बात करेगा। वहां से इट इज फेचिंग सम ऑफ द डेटा, वो डेटा फेच करके लेकर आएगा। माइट बी इट इज फेचिंग एक्सएमएल, माइट बी इट इज फेचिंग टीएक्सटी फाइल, माइट बी इट इज फेचिंग जेसन। उन सब जगह से अलग जगह से डेटा फेच करके लेकर आएगा और उस रिजल्ट को कंसोलिडेट करेगा एंड देन या समराइज करेगा, और हमें एज एट द एंड हमें वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। So this is how the Trivago is using web services. So behind the scene, it is calling so many web services, collecting the data, उसके बाद summarizing the data and then show it on their website. अपनी वेबसाइट पे जाके उसे दिखाता है, राइट। अभी हमें वेब सर्विस के बारे में पता चल चुका है और हमें एपीआई के बारे में भी पता चल चुका है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस इन अवर माइंड, क्या वेब सर्विस और एपीआई एक है या वो अलग अलग है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडर टर्म में जो एपीआई हमारे पास वो बहुत टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, राइट। इट्स अ जनरलाइज टर्म, उसके इनसाइड वी कैन हैव अ वेब सर्विस। सो वी कैन थिंक अबाउट इन दिस वे कि जो हमारे पास एपीआईज हैं, वी कैन थिंक इन दिस वे कि हमारे पास जो एपीआईज हैं, इट वुड बी लाइक, लेट्स से API is a broader term. Behind the scene in API we can have a local API, हमारे पास हो सकते हैं लोकल API जो हमारी मशीन पे इंस्टॉल्ड है। जैसे कि अगर आप C लैंग्वेज यूज़ करते हो या आप C++ यूज़ करते हो तो आपके पास एक इन्वायरमेंट है टर्बो C वी कैन से, और बोरलैंड C। अगर आप जावा यूज़ करते हो तो आपके पास इन्वायरमेंट है JDK, राइट। तो अगर आप इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो आपके पास इन्वायरमेंट है V8, अगर आप ब्राउजर यूज़ कर रहे हो क्रोम। तो इसका मतलब आपके पास अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं जिन इन्वायरमेंट्स में अपनी लैंग्वेजेस को आप यूज़ कर सकते हो। अब उस इन्वायरमेंट के साथ दे सप्लाई सम ऑफ द एपीआईज, उनके साथ आपको एपीआईज मिलते हैं। जैसे टर्बो सी के पास हेडर फाइल्स हैं, उस हेडर फाइल्स के अंदर दे हैव लॉट ऑफ एपीआईज जो प्रिंट एफ स्कैन एफ करने के काम आते हैं। जेडीके के अंदर भी एपीआईज हैं जो उसकी जनरली जार फाइल्स के अंदर पड़े होते हैं। ऐसी V8 के पास इंटरनल एपीआईज हैं जिससे वो console.log यूज़ कर पाता है या मैथमेटिक्स एपीआईज यूज़ कर पाता है। तो दोज एपीआईज आर कमिंग विद देयर इन्वायरमेंट, दैट्स वाई मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लोकल एपीआईज हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ आते हैं। तो इन्वायरमेंट को आप इन्वायरमेंट वर्ड से बोल सकते हो या SDK वर्ड से बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की फॉर्म में भी बोल सकते हो। दूसरे आपके पास एपीआई है जो हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिन्हें आप कॉल लगा सकते हो, तो जो इंटरनेट पे या इंट्रानेट पे अवेलेबल है। दोज आर इन कम्स इन द कैटेगरी कॉल्ड वेब सर्विस। तो हम उन्हें बोल सकते हैं दीज आर वेब सर्विसेज, वो हमारे पास वेब सर्विसेज, या हम उसे इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं दीज आर कॉल्ड
वेब एपीआईज, राइट। तो हम उन एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हैं एंड हाउ दे आर एक्सपोज थ्रू अ वर्ड कॉल्ड यूआरएल। तो उसका एक यूआरएल हमें एक्सपोज किया जाएगा, उस यूआरएल को हम हिट करेंगे, सो इट मीन्स वी आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट एंड वी गेट सम रिस्पॉन्स। तो जब भी हम एपीआई वर्ड यूज करें, एपीआई इज अ जेनेरिक वर्ड, उसके इनसाइड वी आर यूजिंग अ लोकल एपीआई जो उसके पास हमारी मशीन पे इंस्टॉल्ड है, और जो हमारे पास वेब से आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड वेब एपीआईज, या हम उन्हें वेब सर्विसेज भी बोल सकते हैं, राइट। मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन में वापस जाता हूँ। So if we jump back to the presentation, we understand there is a term called web service and we understand there is a term called API. उसके बीच में differentiation पे हम फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं। All APIs are not web services. सारे APIs वेब सर्विस नहीं होते, बट ऑल वेब सर्विसेज आर API. इट्स ट्रू, क्योंकि हमारे पास ये API के अंडर ही आ रहा है, क्योंकि किसी और डेवलपर ने कोई API कस्टम क्रिएट किया है जिससे मैं कॉल लगा सकता हूँ, उसे यूज कर सकता हूँ। सपोज किसी डेवलपर ने करेंसी को कन्वर्ट करने का API बनाया है, किसी डेवलपर ने आज का वेदर दिखाने का एपीआई बनाया है, किसी डेवलपर ने क्रिकेट का लाइव स्कोर दिखाने का एपीआई बनाया है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि उसने कौन सा एपीआई बना रखा है और वो अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट और मैं उसे कॉल लगा कर आ सकता हूँ। तो दैट इज एन एपीआई एंड उसी एपीआई को मैं वेब एपीआई या वेब सर्विस के नाम से बुला सकता हूँ। एपीआई बेसिकली अगर हम टर्म करें, जनरली एपीआई की बात करें तो एपीआई क्लासेस या मेथड्स हैं हमारे पास जो एक्सपोज हुए हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस, जैसा प्रिंट ऐप, जैसे कि स्कैन ऐप या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल या कंसोल डॉट लॉग या प्रिंट स्टेटमेंट, ये सब कंजम्पशन के लिए क्रिएट किए गए। वेयर वेब सर्विसेज आर द यूआरएल एक्सपोज फॉर द कंजम्पशन, जबकि वेब सर्विसेज आपके पास यूआरएल्स हैं और उनको आप हिट लगाते हो, उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स में जेसन या एक्सएमएल या प्लेन टेक्स्ट या एचटीएमएल आपको प्रोवाइड किया जाता है। एपीआई जनरली लो लेवल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है और हाई लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी बनाया जा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम लो लेवल टास्क की बात करें तो कैमरा को एक्सेस करना या इनपुट आउटपुट को एक्सेस करना या फाइल हैंडलिंग करके आना, ये सब लो लेवल टास्क है। तो ये सब लो लेवल टास्क करने के लिए जैसे मैं लिखा कैमरा एपीआई, जीपीएस एपीआई, माइक एपीआई या प्रिंट का एपीआई या इनपुट लेने का एपीआई या फाइल हैंडलिंग करने का एपीआई, दीज आर सब लो लेवल टास्क। ये सारे लो लेवल टास्क जनरली क्या कर रहे हैं, एपीआईज कर रहे हैं। या कोई मैथमेटिक्स के लिए कोई एपीआई बनाया गया हो, या ट्रिग्नोमेट्री के लिए कोई एपीआई बनाया गया हो, या फिजिक्स के लिए कोई एपीआई बनाया गया, तो वो हाई लेवल एपीआईज होगा हमारे पास, जिसमें कुछ लॉजिक्स लिखे गए हैं, राइट, जो हार्डवेयर लेवल पे इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बेसिस मैंने इसे डिस्टिंग्विश किया कि हाई लेवल है, लो लेवल है। लेकिन जनरली जब भी हम बात करते हैं वेब सर्विसेज की, तो वेब सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जो लॉजिक रिलेटेड होते हैं। तो वेब सर्विस बोलता है कि वेब सर्विस माइट नॉट सपोर्ट ऑल द ऑपरेशन, माइट भी वो कैमरा एक्सेस ना करता हो, माइट भी वो आईओ ऑपरेशंस ना करता हो, यानी कि वो बहुत लो लेवल पे काम नहीं करता हो। तो वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि मैं उससे जीएसटी निकलवा सकता हूँ या वैट या टैक्सेशंस निकलवा सकता हूँ। तो उसकी मैंने एक वेब सर्विस बना रखी है किसी एक लैंग्वेज में, और मेरी लैंग्वेज को जब भी नीड होगी मैं कॉल लगा सकता हूँ उसे यूआरएल के थ्रू, उसके बाद वो मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट करके दे सकता है। इसके साथ साथ एपीआई नॉट नीड नेटवर्क कॉल्स ऑलवेज, इसका मतलब एपीआई के लिए हमेशा नेटवर्क कॉल्स की नीड नहीं होती है, लेकिन वेब सर्विस हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क कॉल्स चाहिए। एपीआई कैन बी अ पार्ट ऑफ एसडीके, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ आपको मिलते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन आपको इन्वायरमेंट के साथ मिलता है, या ग्राफिक्स डॉट एच सी के अंदर इन्वायरमेंट के साथ मिलती है। तो इसका मतलब वो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं या आपके एसडीके का पार्ट होते हैं, लेकिन ये हमेशा थर्ड पार्टी होती है। वेब सर्विसेज ऑन डिमांड बेसिस पे हम उसे इन्वोक करते हैं, उससे रिजल्ट लेकर आते हैं, जैसे कि ट्रिवैगो करता है जो होटल्स की डील लेकर आता है अलग अलग जगह से, राइट। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑन डिमांड। हम उन्हें कॉल लगाते हैं, उसके बेसिस पे इंटरनेट से हमें डेटा मिलता है और वो डेटा को हम पार्स करते हैं, क्योंकि वो जेनरिक डेटा होता है, या तो जेसन है या एक्सएमएल है या प्लेन टेक्स्ट है या एचटीएमएल है, वटएवर, या सीएसवी फाइल है, राइट। इट डिपेंड कि वो कैसे काम कर रहा है। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड वेब सर्विस वर्सेज एपीआईज। तो अब हम बात करते हैं वेबसाइट और वेब सर्विस में क्या डिफरेंशिएशन है। तो जो वेबसाइट है वो बेसिकली एंड यूजर कंजम्पशन के लिए होती है। जैसे आप facebook.com को खोलते हो तो आप एंड यूजर हो, और एंड यूजर के हिसाब से फेसबुक आपको चीज़ दिखाएगा, पोस्ट दिखाएगा, कमेंट्स, रिप्लाईज, चैट, ये सारे ऑप्शंस वो आपको दिखाएगा, तो एंड यूजर उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो जनरली जो भी एंड यूजर की वेबसाइट है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बिल्ड हुई होती है। लेकिन अगर हम बात करें वेब सर्विस की, तो वेब सर्विस असल में डेवलपर टू डेवलपर कम्युनिकेशन है। तो अगर मैं अपनी शॉपिंग के एप्लीकेशन के अंदर फेसबुक लॉगिन को इंटीग्रेट करना चाहता हूं या फेसबुक मैसेंजर को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फेसबुक के एपीआईज को यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो फेसबुक की सर्विसेज अवेलेबल होंगे उन्हें मैं यूज करूंगा और उससे अपने एप्लीकेशन में जाकर इंटीग्रेट करूंगा। सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वेबसाइट वर्सेज अ वेब सर्विस। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि facebook.com फॉर द एंड यूजर, वेयर developers.facebook.com इज फॉर द डेवलपर टू डेवलपर कम्युनिकेशन। तो अगर हम इसे एक बार अंडरस्टैंड करें इस पॉइंट को, सो लेट्स
जंप टू दिस थिंग, जैसे कि मैं facebook.com पे और मैं अपनी पोस्ट देख सकता हूँ यहाँ पर, उसे लाइक कर सकता हूँ, उसे कमेंट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। सेम थिंग इज हेयर, अगर मैं यहाँ से जाकर फेसबुक फॉर डेवलपर्स पे जाता हूँ, सो आई एम एबल टू सी जो मैं इसके इंटरनल एपीआईज को यूज करना चाहता हूँ। जैसे मैं लॉग इन विद facebook.com या मैं इसके साथ साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं लेट से किसी ऐप पे लेके जाता हूँ आपको, तो यहाँ जाकर वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फेसबुक लॉगिन, मैं इसे जाकर इंटीग्रेट करके आ सकता हूँ। इवन दे प्रोवाइड यू सम वेब हुक्स जिसके थ्रू मैं मैसेंजर चीज़ों को भी इंटीग्रेट करके आ सकता हूँ, राइट। नाउ देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड crickbuzz.com जो क्रिकेट के आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाती है, तो ये भी एक वेबसाइट है हमारे पास जो एंड यूजर की कंजम्पशन के लिए। लेकिन देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड crickapi.com जिसमें आप किसी यूआरएल को हिट लगाते हो, उसके बेसिस पे आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा दिखता है, तो इट इज टेलिंग यू कि किस तरीके से आपके पास डेटा आता है। अब ये जो डेटा आपके पास आता है, तो आप इसे अपनी वेबसाइट में कंज्यूम करके इसे रेंडर कर सकते हो, या अपनी किसी मोबाइल ऐप पे कंज्यूम करके इसे रेंडर कर सकते हो। इसलिए जो वेब सर्विस है वो एक प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर कंजम्पशन है। अगर वो एंड यूजर को उसका यूआरएल दिया जाए तो एंड यूजर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेटा या तो जेसन है या एक्सएमएल है, या वो प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, या कोई सीएसवी फाइल हमारे पास हो सकती है। दैट्स वाई कोई एक दूसरा डेवलपर उसे कंज्यूम करेगा और उसे अपने फ्रंट एंड पे जाकर रेंडर करेगा, और फ्रंट एंड उसका वेब भी हो सकता है, उसकी मोबाइल ऐप भी हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ वेब सर्विस। वेब सर्विस दो तरीके की हमारे पास होती हैं, या तो वो सोप बेस्ड वेब सर्विस है, या हमारे पास रेस्टफुल वेब सर्विसेज है। तो हम इन दोनों के बारे में जानते हैं, यानी कि वेब सर्विस बनाने के हमारे पास दो मैकेनिज्म्स है। तो दोनों मैकेनिज्म से ही आप वेब सर्विस एट द एंड बना सकते हो। तो कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा अप्रोप्रिएट है, इसके लिए हमें सबसे पहले उनका वर्किंग समझना पड़ेगा कि सोप बेस्ड वेब सर्विस कैसे काम करती है या रेस्टफुल वेब सर्विस कैसे काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सोप बेस्ड। तो जो सोप बेस्ड वेब सर्विसेज हैं वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, उसका फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर सकता है। जितनी वेबसाइट्स आप चला रहे हो वो HTTP या HTTPS पे काम कर रही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के ऊपर। तो HTTP या HTTPS को फॉलो करें। HTTP या HTTPS पे अगर आप XML फॉर्म में डेटा ट्रैवल कराते हो, XML का मतलब है टैग फॉर्म में डेटा ट्रैवल कराते हो, तो आप सोप प्रोटोकॉल को यूज करते हो। तो सोप प्रोटोकॉल इज बेसिकली इट इज यूजिंग HTTP और उसके बाद वो XML को ट्रांसफर करता है उसके अंदर, राइट। तो हम सोप की बात कर रहे हैं। तो सोप कैसे काम करता है, तो ऑब्वियस है इंटरनेट पे या इंटरनेट पे काम कर रहा होगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज दिस पिक्चर, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हमारी सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए इंटरनेट पे या इंटरनेट पे, तभी हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। नीड क्या है, नीड ये है कि हमारे पास दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। माइट भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नोड बेस्ड हो सकती है, माइट भी हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी जावा बेस्ड हो सकती है। अब अगर नोड और जावा को आपस में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि दोनों इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेजेस बेस्ड काम कर रही हैं। नोड की जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जावा के पास अपना खुद का सिस्टम है जिसमें वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल पे काम करता है, नोड जावास्क्रिप्ट यूज करता है तो फंक्शनल बेस पे काम करता है। तो दोनों का प्राइमरी मॉडल ही डिफरेंट है। अब अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो जावा बेसिकली अपने कोड का, जो भी उसके पास कोड होगा जिसको वो एक्सपोज करना चाहता है इंटरनेट पे, तो अपने सारे ऑपरेशंस, जैसे कि सपोज उसने एक कैलकुलेटर बनाया, उसमें ऐड बनाया, सब्ट्रैक्ट बनाया, मल्टीप्लाई बनाया, डिवाइड बनाया, उसका एक लॉजिक लिखा है, उस लॉजिक्स को वो एक्सपोज करना चाहता है ताकि बाकी सब उसे कंज्यूम कर सके। जैसे नोड उसे कंज्यूम करना चाहता है उस कैलकुलेटर को, तो वो बेसिकली एक WSDL फाइल बनाएगा। तो WSDL हमारी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जो एक XML फॉर्मेट में लिखी जाती है। इसके अंदर हमें बताना होता है कि हमारे कौन से ऑपरेशन हम एक्सपोज करना चाहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जावा में 100 फंक्शंस है, उसमें से आउट ऑफ हाउ मेनी फंक्शंस वी वांट टू एक्सपोज, वो जो फंक्शन हम एक्सपोज करेंगे उसका इनपुट क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा। तो उसके इनपुट पैरामीटर, उसके आउटपुट पैरामीटर, फंक्शन का नाम, उसका डेटा टाइप, वो किस टाइप का हो सकता है, ये सारी चीजें हमें एक्सपोज करनी पड़ेगी इनसाइड अ वन फाइल दैट इज कॉल्ड WSDL। तो जो जनरली हमारे पास WSDL होगी, उसके उसके इनसाइड यू आर एबल टू सी कि हमारे पास ये, क्योंकि XML फाइल है और XML का मतलब है डेट इज इन फॉर्म ऑफ टैग्स, यानी कि वो टैग्स की फॉर्मेट में लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास XML टैग्स होंगे। तो अगर ये XML टैग के फॉर्म में लिखी जाएगी तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटी ऑफ टैग्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक टाइप्स नाम का टैग होगा जो बताएगा कि आपके पास टाइप्स कैसी हैं, क्या वो इंटीजर टाइप की हैं, या वो डबल टाइप की हैं, या बुलियन टाइप के। दीज टाइप्स यू नीड टू डिफाइन इनसाइड अ टाइप्स टैग। आप टाइप्स टैग के इनसाइड ये बताओगे। साथ में आप बताओगे कि आपकी जो टाइप है वो सिंपल है, यानी कि वो सिंपल इंट है या डबल है या स्ट्रिंग है या बुलियन है, या फिर इट इज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। यानी कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉय है तो उसके अंदर ID भी होगा, उसके अंदर नेम भी होगा, उसके अंदर सैलरी भी होगा, उसके अंदर बोनस भी होगा, तो इट इज बिकम अ कॉम्प्लेक्स टाइप।
तो हम उसकी टाइप्स बताएंगे, साथ में कौन कौन से फंक्शंस उसके पास हैं, दैट इज वी स्पेसिफाई इन मैसेजेस। तो हम उसे मैसेजेस में स्पेसिफाई करेंगे हाउ विच फंक्शंस वी वांट टू एक्सपोज। जो फंक्शंस होंगे उनके क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट होंगे, वी विल स्पेसिफाई इनसाइड अ टैग कॉल्ड ऑपरेशन। तो उसके इनपुट आउटपुट हम यहाँ बताएंगे, साथ में उसकी बाइंडिंग बताएंगे कि जब वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे तो कौन सा जावा कोड चलेगा, वो किस आईपी पे और किस पोर्ट पे वो होस्टेड है। ये सारी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू राइट इन दिस WSDL फाइल, हम उसे WSDL फाइल में लिखेंगे। तो इट मीन्स जितना भी हमारा लॉजिक है वो तो हमारे सर्वर पे चल रहा है, लेकिन वो लॉजिक कभी भी कंज्यूम नहीं हो सकता नोड पे, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग है। दैट्स वाई वी क्रिएट अ WSDL फाइल। इस WSDL फाइल को हम इसे शेयर करेंगे। कैसे शेयर होगा, नोड जाकर एक URL हिट करेगा जिसके बेसिस पे उसे यूज कर सकता है। सो वी हैव अ URL, तो क्लाइंट जाके उस URL को हिट लगाएगा, उसके बेसिस पे एक WSDL एज अ क्लाइंट की मशीन पे आएगी, यानी नोड की मशीन पे आएगी, और फिर नोड उस कोड से जनरेट करेगा अपने अपने पास एक कोड, जिसे हम बोल सकते हैं स्केलेटन कोड जनरेट करेगा, या वी कैन से अ प्रॉक्सी कोड। तो इसका मतलब इस WSDL को पार्स किया जाएगा और एक ऐसा कोड जनरेट किया जाएगा जिसे नोड अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज नोड XML पे काम नहीं कर रहा डायरेक्टली, वो इस XML से आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरे को जावा कौन सा फंक्शन कॉल लगाना है, उसमें क्या इनपुट भेजना है, क्या आउटपुट भेजना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जावा के कोड ने एक WSDL फाइल में लिख दी है, उसे एक्सपोज कर दिया और वो URL के थ्रू अवेलेबल है। और फिर मैं नोड में कोई यूटिलिटी यूज करके उधर जाकर पार्स करके आ सकता हूँ इस WSDL को, और जो मेरे लिए नोड का एक स्केलेटन कोड या प्रॉक्सी कोड जनरेट करेगा, जिसके थ्रू मैं इस वेब सर्विस को कॉल लगा कर आ पाऊंगा, राइट। सो यू कैन थिंक अबाउट इट्स लाइक अ कॉलिंग कोड, कि मेरे पास एक कॉलिंग कोड होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा तो सोप बोलता है कि जब भी आप डेटा यहाँ से भेजोगे तो बिकॉज आपके पास नोड बेस्ड डेटा होगा तो आप उसे XML में कन्वर्ट करोगे तभी आप उसे भेज सकते हो। तो इसका मतलब जितना भी नोड बेस्ड कोड होगा इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू XML। उस XML को हम यहाँ बोलते हैं इट इज बेसिकली अ सोप NLP। तो हमारा जितना भी डेटा जाएगा, सपोज आई एम सेइंग कि मुझे ऐड करना है और 10 और 20 को भेजना है, तो 10 और 20 मस्ट बी रैप्ड इन सोप NLP। सोप NLP XML फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास सेक्शंस होंगे। देयर वुड बी अ हेडर सेक्शन, जिसमें एक हेडर होगा कि ये डेटा जाना का है। जैसे कि आप किसी चिट्ठी लिखते हो, NLP वही है। तो अगर आप कोई चिट्ठी लिखते हो यानी कि एक लेटर लिखते हो, तो आपको उसके बाहर लिखना पड़ता है उसका एड्रेस, उसका पता लिखना पड़ता है, दैट इज एन हेडर। और उसके अंदर उसके साथ एक लेटर होता है, दैट इज योर बॉडी। सेम हेयर सोप NLP के अंदर हेडर होगा और बॉडी होगी, और हमारा जितना भी डेटा जाएगा वो बॉडी के इनसाइड जाएगा। बट द पॉइंट इज हमें नोड के डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा XML में, आई मीन सोप NLP में। ये हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉलिंग कोड। तो हमारे इस कॉलिंग कोड के अंदर ये पोटेंशियल होगा कि वो जाकर सोप NLP क्रिएट कर सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी नोड बेस्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें डेटा पड़ा होगा, उसे कन्वर्ट किया जाएगा सोप NLP में। इस प्रोसेस को हम टेक्निकली बोलते हैं सीरियलाइजेशन, यानी कि डेटा की सीरियलाइजेशन की जाएगी एंड देन वी आर सेंडिंग दिस डेटा। अब ये डेटा हम सर्वर तक पहुंचाएंगे। जब सर्वर तक पहुंचाएंगे तो सर्वर के पास भी सोप NLP ही पहुंचेगा, राइट। सो देयर इज अ सोप NLP इट इज गोइंग टू रिसीव। अब उसे उस NLP को जाकर डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। डीसीरियलाइज का मतलब है कि वो XML को कन्वर्ट करेगा जावा के ऑब्जेक्ट में, जैसा उसने नोड के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया था XML में, दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। अब वो डीसीरियलाइजेशन करेगा ताकि उसके पास वो डेटा आ जाए कि उसने क्या डिमांड करी। लेट्स से 1020 भेजा है तो 1020 इसके पास पहुंचेगा। जो इसके पास 1020 पहुंचेगा, इसके ऊपर ये कैलकुलेशंस करेगा, यानी कि लॉजिक चलाएगा अपना। सो दिस वुड बी अ लॉजिक, वो लॉजिक चलेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा लॉजिक से, उस रिजल्ट को वो वापस सीरियलाइज करेगा, राइट। सो इट इज गोइंग टू सीरियलाइज दैट रिजल्ट। वो सीरियलाइज करेगा। सीरियलाइज करने का मतलब हम जानते हैं कि उसे वापस वो किस में कन्वर्ट करने वाला है। इट इज सपोज टू कन्वर्ट इनटू सोप NLP, और इस सोप NLP को सेंड करेगा वापस यहाँ पर क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट के पास जब वो NLP आएगा तो वो उस NLP को खोलेगा, यानी कि वो उसे डीसीरियलाइज करेगा। सो दिस इज हाउ द सोप इज एक्चुअली वर्किंग। यानी कि सोप बेस्ड वेब सर्विस के लिए हमें WSDL तो मेंटेन करनी है, साथ में हमें सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन भी करना है। हमें जो भी डेटा ट्रांसफर करना है दैट मस्ट बी इन XML फॉर्म, और उस XML के लिए वी नीड अ सोप NLP टर्म। WSDL से हमें क्लाइंट बेस्ड कोड जनरेट करना है, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग कोड, या हम उसे स्केलेटन या प्रॉक्सी कोड बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम सर्वर को इन्वोक करके आ सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी होंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कंप्लीटली
तो हमें समझ में आया कि हम एज अ जावा डेवलपर वी क्रिएट अ WSDL, हमने एक WSDL जनरेट करी है, और जो क्लाइंट होगा जब भी वो हमें कॉल लगाएगा तो इट इज गोइंग टू जनरेट एनलप, जिसके अंदर हेडर, बॉडी या फॉल्ट, अगर कोई एरर आता है फॉल्ट भी मेंटेन रखेगा बॉडी के अंदर। अब उसके बेसिस पे इट विल सेंड ऑल द डेटा इन एक्सएमएल फॉर्म। तो मैंने एक मैसेज सेंड करके दिखाया आपको कि डेटा सेंड होगा एनलप फॉर्म में, फिर उस एनलप को खोला जाएगा, उसमें से उस डेटा को निकाला जाएगा, देन इट इज गोइंग टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके जो डेटा आएगा उस डेटा को वापस एनलप में ही डाला जाएगा, राइट, और फिर उस एनलप को सेंड किया जाएगा, फिर उसे वापस ओपन किया जाएगा, यानी कि उसे डीस्लाइस किया जाएगा। सो दिस इज हाउ अ सोप बेस्ड वेब सर्विस इज एक्चुअली वर्किंग। आफ्टर लर्निंग सोप वी आर मूविंग टू द रेस्ट, कि रेस्ट कैसे काम करता है। जो रेस्ट है हमारे पास वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जैसे सोप एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है पूरी वेब सर्विस, जबकि रेस्ट जो है वो एक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है। आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस का मतलब है कि अगर दो सिस्टम्स आपस में बात करना चाहते हैं, सो दे विल डिसाइड कि वो कैसे बात करना चाहते हैं, तो वो अपना एक आर्किटेक्चर डिसाइड करें हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। तो रेस्ट इस टाइम मार्केट में बहुत पॉपुलर है। सोप अर्ली डेज में था, क्योंकि सबसे पहली चॉइस ही सोप थी मार्केट में, सोप पहले आया था, तो इट इज अ फर्स्ट चॉइस इन द मार्केट। अभी जितनी मॉडर्न एप्लीकेशन बन रही है दैट इज ऑन द रेस्ट बेस, क्योंकि रेस्ट बेस बहुत रूल से रेगुलेशन से बाउंड नहीं है। जैसे कि अगर हम सोप यूज करते तो एज अ डेवलपर कि मैं जावा पे बैठा हूं तो मुझे WSDL क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर जब भी मेरे साथ कम्युनिकेशन चलेगा तो मुझे सोप एनलप पे काम करना पड़ेगा, मुझे सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करके आनी पड़ेगी डेटा की। WSDL से मुझे यहाँ पर स्केलेटन या प्रॉक्सी भी जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसे कॉल करना पड़ेगा। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली ओमिट इन दिस रेस्ट, तो वो सब चीज़ें रेस्ट में हट जाती है। तो व्हाट रेस्ट इज सेइंग देयर इज नो सच नीड ऑफ क्रिएटिंग एनवेलप। इसका मतलब आपको जैसा डेटा भेजना है, आप यू जस्ट डिस्कस विद अ बैकएंड कि भाई मेरा फ्रंट यानी कि मेरा क्लाइंट सर्वर से कैसे बात करने वाला है। इट इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कि हम एक्सएमएल भेजेंगे या जेसन भेजेंगे या हम टेक्स्ट भेजेंगे। देर इज नो रैपिंग, जैसे कि हम सोप में जाके देखें तो हम अगर टेक्स्ट भी भेजते हैं सिंपल, तो हम उसे एक्सएमएल में रैप करना पड़ता है, यानी कि सोप एनवेलप में रैप करना पड़ता है, सीरियलाइजेशन करनी पड़ती है, फिर हम डेटा भेजते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट डेटा सेंड करके आ सकते हैं। देर इज नो सच नीड कि मैं उस एनवेलप में रैप करूँ, उसे भेजूँ, मैं डायरेक्टली डेटा सेंड कर सकता हूँ। सो देर इज नो सच नीड ऑफ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, देर इज नो सच नीड ऑफ WSDL। तो मेरे को कोई नीड नहीं है WSDL जैसी कि मैं किसी WSDL को जनरेट करूँ फिर मैं उससे कम्युनिकेट करूँ। तो अब सवाल उठता है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा। आई नीड जस्ट अ URL। उस URL का नाम इतना सही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सैम्पल के लिखा है skillrisers.com/login। तो अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ skillrisers.com/login, तो जो लॉगिन है मेरे पास वो बेसिकली एक रिसोर्स का नाम है जिसे मैं कॉल लगाने वाला हूँ। इट्स लाइक अ फंक्शन जिसे मैं कॉल लगाने वाला हूँ, और उसके बेसिस पे इट इज़ डूइंग सम प्रोसेसिंग, उसके बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग लॉजिक परफॉर्म करके आएगा। जब उसका कोई प्रोसेसिंग लॉजिक परफॉर्म होगा देन इट विल सेंड सम रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स जेसन, XML, प्लेन टेक्स्ट, CSV कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो दो सिस्टम्स ने कैसे कम्युनिकेट करने का डिसाइड किया है, राइट। अब जैसा मुझे पता है कि यहाँ से जब मैं हिट लगाऊंगा तो मेरे पास एक URL है, मैंने उस URL को हिट लगाया, उससे मुझे पता लगा किस टाइप का रिसोर्स या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, लॉगिन परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब मैं जब रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं इसका डेटा भी सेंड कर दूंगा, तो मैं अपना डेटा सेंड करूंगा यहाँ से ओवर द HTTP प्रोटोकॉल। तो मुझे कोई सोप प्रोटोकॉल नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि मुझे XML ट्रांसफर नहीं करना, मैं सिंपल HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर सकता हूँ। और HTTP प्रोटोकॉल फास्टर है, वो कम बैंडविड्थ को यूज़ करता है कि उसे XML यानी कि डेटा को पहले XML में डालना, फिर उसे ट्रैवल नहीं कराना, उसे डायरेक्ट डेटा ट्रैवल कराना, तो वो नेटवर्क बैंडविड्थ भी कम ही यूज़ करेगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो जब मेरे पास डेटा आएगा, सो आई क्रिएट अ रिक्वेस्ट और उस रिक्वेस्ट को मैं सेंड कर दूंगा सर्वर के पास। सर्वर उस डेटा को रिसीव कर लेगा। वो डेटा जो हो सकता है वो क्वेरी फॉर्म में हो सकता है, राइट, या फिर वो डेटा मेरे पास पाथ के फॉर्म में हो सकता है, या वो जेसन हो सकता है। इट डिपेंड्स, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं किस किस तरीके से हम डेटा भेज सकते हैं, और उसके बेसिस पे मैं एक रिस्पॉन्स जनरेट करूंगा। जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन हो सकता है, XML हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, और वो मैं क्लाइंट को सेंड कर दूंगा। सो दिस इज हाउ रेस्टफुल वेब सर्विसेज आर एक्चुअली वर्किंग। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है कंपेयर टू सोप। सो लाइक वी नो कि सोप और रेस्ट है क्या। अब सोप और रेस्ट में जो डिफ्रेंसिएशन है, सोप इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल। सोप एक प्रोटोकॉल है जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो 1998 में इन्वेंट हुआ है। और सोप सब कुछ XML बेस्ड करता है, इसलिए उसे नेटवर्क बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो जितना भी टेक्स्ट होगा आपका, चाहे वो जेसन हो, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट हो, चाहे वो HTML हो, वट एवर, इट विल बी रैप्ड इन XML। वो हर चीज़ XML रैप्ड करेगा, दैट्स वाई उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए उसे।
जबकि जो रेस्ट है वो एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है, जो कि एक सिर्फ आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है, इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल। और ये ईयर 2000 से इन्वेंटेड है। और ये आपको बोलता है कि आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा शेयर कर सकते हो। देयर इज़ नो सच नीड कि मैं हमेशा एक्सएमएल में ही डेटा शेयर करूंगा। आई कैन सेंड प्लेन टेक्स्ट, जेसन या एक्सएमएल या सीएसवी, आई कैन सेंड एनीथिंग। सोप जो है वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आता है, जैसे कि WSDL की नीड है, वहाँ पर मस्ट है, WSDL होनी चाहिए आपके पास, सोप एनलप्स होने ही चाहिए आपके पास। सो डेट्स वाई इट इज कम्स विद सम स्ट्रिक्ट रूल्स। जबकि रेस्ट जो आपके पास आता है, इट इज कम्स विद अ लूज गाइडलाइंस। इसका मतलब ये है कि टू डेवलपर्स आर एक्चुअली डिसाइडेड कि एक जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस को और एक जो कंज्यूम कर रहा है, दे विल डिसाइड म्यूचुअली कि वो डेटा कैसे सेंड करना चाहते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो दैट्स वाई द रेस्ट इज अ ईजियर वन। सोप सिर्फ एक्सएमएल अलाउ करता है, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ एक्सएमएल के फॉर्म में चलेगी। यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा को सेंड कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि सोप बेसिकली सिर्फ प्रोटोकॉल है, जबकि रेस्ट एक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है, राइट। सो वी अंडरस्टैंड कि सोप और रेस्ट में डिफ्रेंसिएशन है क्या। सो दे आर टू प्रोटोकॉल्स, सोप प्रोटोकॉल एंड HTTP प्रोटोकॉल। तो हमारी जो सोप बेस्ड वेब सर्विस चल रही है वो सोप प्रोटोकॉल पे ही चल रही है, जबकि जितनी हम रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस चलाएंगे वो सब HTTP प्रोटोकॉल पे चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सोप होने की वजह से सब कुछ XML के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा और एनलप्स क्रिएट होंगे, जबकि यहाँ पर कोई एनलप क्रिएट नहीं होगा। यू कैन ट्रांसफर एनीथिंग, प्लेन टेक्स्ट हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो, चाहे जेसन हो, चाहे HTML हो, आप कुछ भी ट्रांसफर करके आ सकते हैं यहाँ पर से। जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो HTTP सिक्योर नहीं है आपके पास, दैट्स वाई यू नीड टू यूज HTTPS। तो आपको HTTPS यूज करना पड़ता है, इंटरनली यू आर यूजिंग SSL। जबकि यहाँ पर हमारे पास WS सिक्योरिटी इनबिल्ड हमें मिलता है, या हम SSL भी उसके साथ इंटीग्रेट करके आते हैं सोप के साथ। जो HTTP आपके पास वो TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है इंटरनली, उसके ऊपर HTTP को बिठाया गया है। जबकि सोप HTTP के ऊपर भी एक रैपर है। तो सोप का पर्पस ये है, XML ट्रांसफर ओवर HTTP इज बिकम सोप, ठीक है। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि सोप प्रोटोकॉल वर्सेस HTTP में क्या डिफरेंशिएशन है। जब भी हम HTTP प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल के पास कुछ मेथड्स हैं जिसे हम यूजली बोलते हैं CRUD। CRUD का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। 4 ऑपरेशंस है CRUD। तो जब हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे सिर्फ डेटा रीड करना है, सपोज हम किसी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं, तो हम गेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज वी आर डिमांडिंग टू रीड सम डेटा। जब भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग पोस्टिंग सम डेटा। जब हम यहाँ पर अपडेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम पुट। और जब भी हम अकाउंट डिलीट कर रहे हैं अपना, इट्स लाइक अ डिलीट ऑपरेशन। इसलिए बेसिकली हर वेबसाइट पे हमारे पास 4 ऑपरेशन होंगे। और जब भी कोई वेबसाइट होगी तो उसका एक फ्रंट एंड होगा, उसका एक बैक एंड होगा। यूजली जो बैक एंड होगा वो एक वेब सर्विस की तरह एक्ट कर रहा होगा। और अगर वो वेब सर्विस रेस्टफुल वेब सर्विस है तो उसका ऑब्जेक्टिव 4 मेथड्स पे काम करना होगा। डेट इज अ CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। उस CRUD को सपोर्ट करने के लिए वी हैव गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं HTTP के पास, बट द बेसिक CRUD मेथड्स आर दीज। जब भी हम गेट की बात करते हैं तो गेट हमेशा जितना भी डेटा आपके पास लेके जाता है, दैट इज ऑन यूआरएल पे अटैच होकर आपके पास डेटा जाता है। तो अगर हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, google.com पे जाते हो और वहां जाकर कुछ सर्च करते हो, तो जब भी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा होगा। google.com जिस पे रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, उसके साथ जो भी आप यूआरएल में डाल रहे हो, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में वहां डाल रहे हो कि मेरे को सर्च करना है, सपोज यू आर सर्चिंग फॉर, लेट्स से यू स्पेसिफाई हियर BMW कार्स। तो अगर आपने ये सर्च किया तो वो क्यू नाम से की बनाता है बिहाइंड द सीन, और उसके साथ आपका BMW कार्स जो आपकी क्वेरी है उससे अटैच कर देता है। इसका मतलब ये जो डेटा जा रहा है आपके पास, इट इज अ पार्ट ऑफ जो भी क्वेश्चन मार्क से आपके पास आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। यानी कि आप डेटा भेज रहे हो यूआरएल पे अटैच करके, राइट। सो इट इज पार्ट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। तो अगर आपके पास इसके साथ एक और पैरामीटर जा रहा है तो एम्परसेंट लगेगा, और लेट्स से उसमें लिमिट आपने डाल रखी है कि मेरे को सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिमिट। तो लिमिट भी यहाँ पर की है, जैसे यहाँ पर एक की थी, एंड दिस 10 इज बेसिकली अ वैल्यू। दिस होल थिंग इज क्वेश्चन मार्क से जो शुरू हुई है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। तो जब भी हम गेट से डेटा भेजते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर एड्रेस, यानी कि आपके एड्रेस बार या यूआरएल का पार्ट बनता है और वो विजिबल होता है आपके पास। तो गेट बेस्ट है आपके पास जब भी आप डेटा रीड करना चाहते हो या आप कोई सर्च करना चाहते हो। सर्च के बाद आपके पास डेटा जो आएगा तो उसे भी आप रीड ही करोगे। तो गेट इज बेस्ट सूटेड इन दिस केस।
लेकिन अगर मैं सपोज इसके थ्रू, इस गेट के थ्रू ही अगर मैं यूज़र आईडी भेज रहा हूँ या पासवर्ड भेज रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज वो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ एड्रेस बार में डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? सो इट इज़ नॉट सिक्योर। तो जब आपका वॉल्यूम ऑफ डेटा कम भेजना हो आपको सर्वर को और उसके बेसिस पे डेटा को रीड करना हो, देन गेट इज़ वेल सूटेड। लेकिन पोस्ट आप तभी यूज़ करो जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको अपने पासवर्ड्स भेजने हैं, या आपको पेमेंट करनी है ऑनलाइन तो आपको अपना सीवीवी नंबर भेजना है, तो आप उस डेटा को चाहते हो कि वो रिक्वेस्ट में, तो जब भी कोई डेटा सर्वर पे जाएगा तो रिक्वेस्ट होगी सर्वर पे, और रिक्वेस्ट के इनसाइड इट विल बी गोज इनसाइड अ बॉडी ऑफ इट, तो उसकी बॉडी के इनसाइड जाएगा। सो वी कैन थिंक अबाउट कि अगर हम जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं HTTP प्रोटोकॉल पे, तो वो अपने पास दो सेक्शंस बनाता है रिक्वेस्ट के अंदर। वन इज द हेडर, तो कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन अगर उसे भेजनी है तो हेडर में भेजेगा, और वन इज द बॉडी जिसके अंदर वो कंटेंट भेजेगा, राइट? सो दिस होल कंटेंट, जैसे Q इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है, इट इज नॉट नो लॉन्गर पार्ट ऑफ एड्रेस, वो एड्रेस बार का पार्ट या यूआरएल का पार्ट नहीं रहेगा, वो बॉडी का पार्ट बनेगा रिक्वेस्ट की, राइट? तो अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हो देन, तो जब भी आपके पास डेटा सिक्योर फॉर्म में आपको भेजना है, देन रिकमेंडेड कि आप पोस्ट वहां पर यूज करोगे। सो दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ गेट एंड पोस्ट। तो पोस्ट में आप ज़्यादा वॉल्यूम डेटा भी भेज सकते हो। सपोज अगर आपके पास अटैचमेंट्स हैं तो आपका डेटा बड़ा है तो आप पोस्ट से ही उसे भेजोगे, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट डेटा है क्योंकि वो यूआरएल का पार्ट है तो आप कुछ करेक्टर से भेज सकते हो। तो कुछ ब्राउजर ऐसे भी है जो 255 करेक्टर से ऊपर सपोर्ट ही नहीं करते डेटा को सेंड करना, तो इट्स अ लिमिटेड डेटा। लेकिन पोस्ट से आप बल्क डेटा भी सेंड करके आ सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेसन और एक्सएमएल। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स सेंड करते वक्त या रिक्वेस्ट रिसीव करते वक्त, दीज आर द फॉर्मेट्स विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका मतलब मैं किसी भी लैंग्वेज को यूज करूं, ये फॉर्मेट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो अगर हम इसमें देखें कि जेसन क्या है और एक्सएमएल क्या है, वी स्टार्ट विद द वर्सेस बिटवीन दीज। एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो बहुत क्लोज है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से। इसने बोला है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से, जबकि वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब HTML जैसा है, मार्कअप लैंग्वेज है। टैग्स बनेंगे, टैग्स की फॉर्म में सब कुछ दिखेगा। तो ये 2000 से इन्वेंटेड है, ये से पहले 1998 से। तो एक्सएमएल बहुत यूज हुआ है मार्केट में, जेसन ने उसे बहुत लेस यूज करने दिया है। उसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे एक्सएमएल में बहुत ही फ्यू सपोर्ट्स हैं। फ्यू सपोर्ट्स का मतलब ये है इसके पार्सर्स कुछ गिवन है, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एजेक्स का मतलब आपके पास ये है कि जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, आइदर वो मोबाइल्स पे काम करते हो या आइदर वेब पे काम करते हो, दे वांट टू कंज्यूम द डेटा विदाउट रिफ्रेशिंग अ पेज। वो पेज को रिफ्रेश करे बिना डेटा लेकर आना चाहते हैं, तो दे आर यूजिंग अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एजेक्स। तो एजेक्स का फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो एजेक्स का जो स्टार्टिंग फीचर आया था वो एक्सएमएल के साथ आया था, लेकिन उसके बाद जब जेसन बहुत पॉपुलर हुआ, then most of them are implemented this ajax there। तो अगर हम ajax का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो गूगल इज वन ऑफ द प्लेस जहां पर सबसे पहले इंप्लीमेंटेड हुआ है। तो अगर आप यहां जाके कुछ भी सर्च करते हो तो यू विल सी कि यहां पर पेज रिफ्रेश नहीं होता, आप इसी पेज पे ही डेटा देखते हो, मतलब सजेशंस देखते हो। तो जैसे कि अगर सपोज मैंने यहाँ जाकर ऑडी कार सर्च करना शुरू किया तो आप देख पा रहे हो कि ऑडी कार रिलेटेड मेरे को डेटा यहाँ दिखना शुरू होता है। इसका मतलब ये सब डेटा कहाँ से आता है? ये सब डेटा आपके पास बैकएंड से आ रहा है, और जब वो डेटा बैकएंड से आ रहा है तो वो यहाँ पर दिखना शुरू हो रहा है हमारे पास। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं जेसन, तो जेसन का जो यूज़ केस है हमारे पास प्रैक्टिकली, अगर हम उस पॉइंट को समझें तो इट इज़ कि जब मैं बैकएंड से डेटा की डिमांड करता हूं तो मैं अपने फ्रंट एंड को बार बार रिफ्रेश नहीं करना चाहता। इसके पीछे रीज़न ये कि फ्रंट एंड बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो HTML से बना है, CSS से बना है, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, माइट भी वो jQuery यूज़ कर रहा हो, माइट भी वो बूटस्ट्रैप जैसे फीचर यूज़ कर रहा हो, साथ में इमेजेस भी यूज़ करता है, वो साथ में फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकता है, साथ में कुछ ऑडियो या वीडियो भी यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब जो आपका वेब पेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब जो आप रिक्वेस्ट करते हो और आप रिस्पॉन्स करते हो अपने वेब पेज के लिए, इट विल बी ऑन MB, वो मेगाबाइट्स के अंदर हो सकता है। तो माइट भी थिंक अबाउट अगर वो 5 MB का है और अब मुझे अगर कुछ और डेटा लेकर आना है तो और मैं दोबारा से एक नया वेब पेज खोलूँ, सो मेरा नेटवर्क कॉस्ट बढ़ेगा और यूज़र एक्सपीरियंस भी खराब रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को डेटा लाना है, जैसे गूगल ने डेटा लेकर आया, तो जब हमने गूगल पे जाकर यहाँ टाइप करना शुरू किया तो गूगल सिर्फ डेटा लेकर आया। इसका मतलब जब वो डेटा लेकर आया होगा तो आइदर इट इज़
fetching the data in XML form or either it is fetching the data in JSON form. अगर वो XML फॉर्म का डेटा है तो वो यूजली इस फॉर्म में होगा, टैग्स की फॉर्म में, राइट. तो इसका मतलब कोई पेरेंट टैग होगा, फिर उसके अंदर फर्दर कुछ नेस्टेड चाइल्ड टैग्स भी हो सकते हैं हमारे पास. जबकि जो जेसन होगा वो जनरली हमारे पास की एंड वैल्यू फॉर्मेट में होगा, राइट. तो जेसन यानी करली ब्रैकेट देन की एंड देन द वैल्यू फॉर्मेट, दिस इज अ जेसन. तो मेरे पास सर्वर से, तो सर्वर में मेरे पास कोई भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, आइदर मैं यहाँ पर PHP यूज कर रहा हूँ या मैं जावा यूज कर रहा हूँ या वट एवर, है ना, कोई सी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, मुझे या तो XML जनरेट करना है या जेसन जनरेट करना है और सेंड करना है फ्रंट एंड को. फ्रंट एंड जब डेटा रिसीव करेगा तो आपको समझना है इट इज रिसीविंग द डेटा, इट इज नॉट रिसीविंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो अगेन अगेन ये सब चीज़ें रिसीव नहीं करना चाहता. तो इट इज़ डिमांडिंग फॉर द डेटा. तो जब हमने गूगल पे ऑडी कार्ड सर्च किया तो उसने बैकएंड को कॉल लगाया. इस बार जब उसने कॉल लगाया सो इट नॉट डिमांडिंग फॉर रिफ्रेशिंग द पेज, उसने रिफ्रेश करने के लिए डिमांड नहीं करी, उसने बोला सिर्फ डेटा लेकर आओ. तो ये डेटा लेने क्या होगा, अब अगर ये ऑडी कार्ड्स का सपोज मुझे डेटा ला कर देता है कि ऑडी कार्ड्स या ऑडी कार्ड्स फोटोज़ या ऑडी कार्ड वीडियोज़ या ऑडी कार्ड लेटेस्ट मॉडल, इस तरीके से मेरे को सजेस्ट करेगा. जब वो डेटा देगा तो बेसिकली अगर आप सोचो तो इट्स लाइक अ टेक्स्ट डेटा, और अगर वो टेक्स्ट फॉर्म का डेटा है जो जेसन या XML में रैप्ड है तो वो हमेशा KB में होगा, राइट. और इससे मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा और मैं KB वाला डेटा बड़ी जल्दी लेकर आ सकता हूँ. तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होगा, नेटवर्क बैंडविड्थ कम यूज़ होगी. तो बहुत सारे डेवलपर्स ने एजेक्स यूज़ करना इसलिए शुरू किया बिकॉज दे डोंट वांट कि वो हर बार पेज को री-रेंडर करें, पेज को दोबारा लेकर आए. दे वांट कि सिर्फ डेटा जिस चीज पे चेंज हो वही डेटा लेकर आए. तो जैसे हम फेसबुक पे लाइक करते हैं तो सिर्फ लाइक इंक्रीमेंट होता है, या कोई रिप्लाई करता है तो सिर्फ रिप्लाई दिखता है, उसका पेज रिफ्रेश नहीं होता हर एक चीज़ पे. फ्रेंड नोटिफिकेशन आती है तो सिर्फ फ्रेंड नोटिफिकेशन अपडेट होती है. तो इट मीन्स दे आर यूजिंग अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एजेक्स. एजेक्स का ज़्यादा सपोर्ट आज की डेट में जेसन बेस्ड है, राइट, लेस ऑन XML साइड है. तो मोस्ट ऑफ द एजेक्स यूटिलिटीज आर यूज्ड जेसन, वो बिहाइंड द सीन जेसन यूज कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखो तो जावास्क्रिप्ट में फेच नाम का फंक्शन है जिसके पास जेसन का सपोर्ट डायरेक्ट है, राइट. ऐसे ही अगर हम कुछ लाइब्रेरी यूज करें जैसे एक्सॉइज नाम की लाइब्रेरी है NPM पे, उसके पास भी डायरेक्ट सपोर्ट इसी का है. इसी तरीके से अगर हम डार्ट जैसी चीज देखें तो वहां पर HTTP नाम से है, उसके पास भी डायरेक्ट जेसन का सपोर्ट है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डायरेक्ट सपोर्ट जेसन का प्रोवाइड है मोस्ट ऑफ द एजेक्स यूटिलिटीज के अंदर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, XML में आप कमेंट्स भी करके आ सकते हो, लेकिन यहां पर जो जेसन है सिर्फ की वैल्यू पेयर रखता है, तो यहां पर कमेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है. वहां पर आप कमेंट्स कर सकते हो क्योंकि आपके पास टैगिंग फॉर्म है और कमेंट्स भी टैग फॉर्म में चलते हैं. दैट्स व्हाई यू हैव अ सपोर्ट ऑफ कमेंट्स. जितना भी डेटा जेसन में आई टोल्ड यू इट इज इन की वैल्यू फॉर्मेट होता है, और जावास्क्रिप्ट जो यूज करती है वो भी की वैल्यू पेयर में ही यूज करती है. तो इससे सीरियलाइज डीसलाइज करना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू XML पे. XML का डेटा हमेशा टैग फॉर्मेट में होता है, तो उसे सीरियलाइज या डीसलाइज करना इट इज टेकिंग मोर एफर्ट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्सिंग ज़्यादा एफर्ट लगाती है इसमें, क्योंकि मेरे को इसके लिए डॉम पार्सर या SX पार्सर्स लगाने पड़ते हैं. और उसे बिकॉज टैग्स फॉर्म में तो कोई पेरेंट होगा कोई चाइल्ड होगा, तो मेरे को उसके लिए इन टैग्स को रेंडर करने के लिए कोई ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, देन आई एम एबल टू रेंडर इट. जबकि यहाँ पर डेटा की वैल्यू पेयर में, और जैसे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज मोस्टली इसे सपोर्ट करती है, तो उसे पार्स करना ज़्यादा ईजी होता है, इनबिल्ट चीज़ें हमें ज़्यादा मिल जाती हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ ईजी टू पार्स. तो वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर पार्सिंग का एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर हर चीज़ टैग फॉर्म में है. टैग टू इंटरनली इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट फॉर्म. तो टैग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट. दैट्स व्हाई हमें कोई पार्सर चाहिए होते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो जेसन है वो बोल रहा है कि मैं अभी भी की वैल्यू पेयर में, और जब मैं पार्स होऊंगा तब भी मैं की वैल्यू पेयर में ही रहूंगा. तो इसे पार्स करना, कन्वर्ट करना जेसन को ऑब्जेक्ट्स में या ऑब्जेक्ट को जेसन में, इट रिक्वायर वेरी लेस एफर्ट बिकॉज उसकी पार्सिंग इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट. दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि जो जेसन है वो फास्ट है पार्स होने में, ईज है टू बी पार्स, राइट. अब इसके साथ साथ हम देखें कि यहां पर जेसन के पास एरे का सपोर्ट होता है, यानी कि जेसन के अंदर आप एरे बना सकते हो. यहां पर हम एरे नहीं क्रिएट कर सकते. तो थिंक अबाउट कि अगर सपोज मेरे पास कोई डेटा आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास लेट्स से मोबाइल नाम से डेटा आ रहा है, और मोबाइल का एक एरे आ रहा है कि मेरे पास मोबाइल के 100 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर मेरे को यही XML में रिप्रेजेंट करना है तो आई नीड टू राइट 100 टाइम्स टैग. 100 बार मुझे टैग्स लिखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट अंडर द प्रोडक्ट्स टैग, राइट.
तो मेरे पास इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एरे का वो है ही नहीं, इट इज ऑलवेज इन अ टैग। तो मेरे पास टैग की तरह है। तो अगर हम इसको भी एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करें, सो वी कैन थिंक अबाउट कि अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक कि मेरे पास प्रोडक्ट्स नाम का एक टैग होगा विच इज सेइंग कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, एंड इनसाइड द प्रोडक्ट्स आई कैन हैव कि मेरे पास इसके इनसाइड आई हैव अ थिंग कॉल्ड प्रोडक्ट, और उसमें मैंने एक प्रोडक्ट मेंटेन कर रखा होगा। तो इफ आई हैव 100 प्रोडक्ट्स तो मैं इसे मल्टीपल टाइम्स लिख कर आऊंगा, 100 टाइम्स आई एम गोइंग टू राइट इट। लेकिन अगर मैं इसी को कंपेयर करूं जेसन फॉर्म में तो ये कुछ ऐसा होगा, आई हैव प्रोडक्ट्स विच इज अ की, वो की है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड मैं यहां पर एक करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और दिस करली ब्रैकेट कैन हैव आईडी ऑफ अ प्रोडक्ट या प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर दूसरा करली ब्रैकेट लगाऊंगा कॉमा करके, और उसके अंदर स्पेसिफाई कर दूंगा दिस करली ब्रैकेट सेज इट्स अ वन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये करली ब्रैकेट भी क्या बता रहा है, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इट इज कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू, तो इसके अंदर की एंड वैल्यू। और ये स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है कि आई एम एन एरे। तो एरे को रिप्रेजेंट करना जेसन में इट इज क्वाइट इजी कंपेयर टू अ एक्सएमएल फॉर्मेट। तो आपको यहां जाकर एक पेरेंट टैग बनाना पड़ता है, देन वी हैव अ चाइल्ड, और उस चाइल्ड के सिबलिंग्स बनते हैं, और उसे फिर पार्स करना पड़ता है। तो अगर हम सोचें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, प्रोडक्ट्स नाम का हमारे पास एक रूट बन गया, उसके इनसाइड वी हैव एन नंबर ऑफ चाइल्ड्स, इट्स लाइक दिस, राइट। तो इसको पार्स करना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो फार वी अंडरस्टैंड कि जेसन और एक्सएमएल में क्या डिफरेंशिएशन है। So now we are moving to our next point, WSDL versus WEDL, because SOAP में हमारे पास WSDL है और रेस्ट में हम WEDL क्रिएट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ सब्सटीट्यूशन, आइदर वी क्रिएट और नॉट, इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन अस। तो स्टार्ट करते हैं इसके वर्सेस पे। तो WEDL का फुल फॉर्म है वेब एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो जो भी हम वेब एप्लीकेशन पे वेब सर्विसेज बना रहे हैं रेस्टफुल, उसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखनी है तो हम WEDL में लिख कर आ सकते हैं। WSDL इज बेसिकली अ वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो वेब सर्विस यानी कि सोप बेस, अगर आपके पास वेब सर्विस है और आपको उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप WSDL को यूज करो। जब हम बात करते हैं WEDL की, तो WEDL बेसिकली XML फाइल फॉर्मेट है, लेकिन ये XML से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं रेस्टफुल वेब सर्विस को, यानी कि बता रहे हैं कि रेस्टफुल वेब सर्विस में कौन से ऑपरेशंस होंगे, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, दीज थिंग्स वी आर टेलिंग। लेकिन यही सारी चीजें आप बता सकते हो बाय राइटिंग अ वेरी गुड URL। तो सपोज आपने किसी वेबसाइट पे काम किया, उसका एक URL स्टार्ट किया और /login लिख दिया, तो सामने वाले को समझ आएगा कि लॉगिन होगा। उसके साथ आपने उसका जेसन फॉर्मेट स्पेसिफाई किया जिसमें आपने बताया कि ये की वैल्यू पेयर होगा जो आपको भेजना होगा। तो आप बताओगे कि दिस इज माई की वैल्यू पेयर जिसे आप भेजोगे और यू विल गेट द डेटा, ठीक है। और आप बताओगे कि रिस्पॉन्स क्या होगा, जो कि मेजर बड़े प्लेयर सभी आजकल ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, सो दे आर नॉट क्रिएटिंग अ WEDL, दे क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंटेशन ओवर द इंटरनेट। उसमें वो बताते हैं कि ये URL को आप हिट लगाओ, दिस जेसन यू नीड टू सप्लाई टू अस एंड दिस जेसन वी आर गिविंग एज अ रिस्पॉन्स। तो वो डॉक्यूमेंट वो शेयर किया था। सो वी आर गोइंग टू सी दोज डॉक्यूमेंट एज वेल एज। जबकि सोप में वी आर क्रिएटिंग अ WSDL फाइल, वी पब्लिश दैट WSDL फाइल है, उस WSDL फाइल को वो अंडरस्टैंड करता था, उस WSDL फाइल से कन्वर्ट होकर हमारे पास कॉलिंग कोड क्रिएट किया था। अब ऐसी कॉलिंग कोड्स की कोई नीड नहीं है बिकॉज रेस्ट प्राइमरली इजी है। तो मुझे कोई प्रॉक्सी कोड या स्केलेटन कोड क्रिएट करने की नीड नहीं है बाय यूजिंग अ WSDL। तो ऑप्शनल टू डिफाइन है, इसलिए मैंने आपको बताया कि माइट भी आप इसे डिफाइन करना चाहते हो या नहीं। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम WSDL बैकग्राउंड और आप बिल्कुल वैसा ही स्ट्रैटेजी रखना चाहते हो, देन इट इज रिकमेंडेड कि आप WEDL की तरफ जाओ कि मैंने WSDL बनाया है तो आई वॉन्ट कि मेरे कंपनी में द सेम फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स विल बी द सेम या स्टैंडर्ड सेम रहे, दैट वुड नॉट बी गेट ब्रेक, तो मैं WEDL क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन सोप बेस के लिए इट इज एब्सोल्युटली मैंडेट टू बिल्ड। तो ये एब्सोल्युटली मैंडेट है कि मैं वहां पर इसे बिल्ड करके आऊँ। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस विच वी अंडरस्टैंड कि WSDL और WEDL में क्या डिफरेंस है। तो अनदर पॉइंट यू कैन ऐड इट कि WSDL ऑलवेज कॉम्प्लेक्स टू राइट है, क्योंकि उसके लिए आपको XML बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको XML स्कीमा डिजाइन बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसके टैग्स हैं बहुत सारे, वो आपको पता होना चाहिए। WEDL कंपैरेटिवली टू ईजी है बिकॉज इट्स एन ऑप्शनल थिंग टू डिफाइन। अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज कैसे इंस्टेंट ऑफ WEDL की जगह वो क्या लिख रही है, वी आर गोइंग टू सी दिस। तो अगर हम गिफी से देखें तो इट्स बेसिकली फॉर द जिफ, जो कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप पे जब भी आपके पास मैसेजेस आप इमोजीज भेजते हो वहां पर आपको जिफ का ऑप्शन दिखता है।
और यहाँ पर गिफी डेवलपर्स है जो कि APIs प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करो तो इन्होंने पूरा SDK बना रखा है, एंड यू आर एबल टू सी पेपाल, स्लैक, पंबल, सिग्नल, व्हाट्सएप, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग राइट नाउ दिस गिफी। अब अगर मैं इस पे जाता हूँ, सो फ्रॉम हेयर आई कैन डू अ गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर से गेट स्टार्टेड कर सकता हूँ, लॉग इन क्रिएट करके आ सकते हैं यहाँ से अपना। तो आई कैन डू अ लॉग इन इट हेयर, और लॉग इन करके जैसे मेरे पास का एक अकाउंट है एक्टिव, दिस इज अमित शशि श्रीवास्तव नाम से, दिस इज माय अकाउंट। और इस अकाउंट पे दे गिव मी अ टेस्ट की, वो मुझे एक API की देते हैं। एंड वाई दे गिव मी अ API की, क्योंकि मैं उनके API को कंज्यूम करने वाला हूँ, तो दे जस्ट वांट टू नो कि मैं इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ या प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक API की क्रिएट करके दी है, और इसके बेसिस पे मैं इसके डॉक्स पे चला जाता हूँ। सो आई जस्ट ओपन दिस डॉक्यूमेंटेशन, और इस डॉक्यूमेंटेशन पे इफ यू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज नो सच नीड कि मैं यहाँ पर कोई वैडल जैसी कोई चीज़ यूज़ करूँगा। सो इफ आई स्क्रॉल इट डाउन तो आप यहाँ जाकर देख पाओगे कि देर आर सम API एंड पॉइंट। सो देर इज अ API एंड पॉइंट, सर्च एंड पॉइंट, एंड दिस सर्च एंड पॉइंट सेज कि आपको क्या जिफ इमेजेस चाहिए। तो राइट, हमें जिफ चाहिए थी, तो उसने एक URL एक्सपोज किया। अगर आप इस URL को पढ़ो तो बहुत ईजी है, जैसे उसने बताया api.giphy.com पे जाओ, इट्स अ वर्जन 1। APIs के अलग अलग वर्जन होते हैं, ये आपको जिफ्स के लिए सर्च दे रहा है। तो आपका URL बहुत अच्छा होना जरूरी है, ताकि एंड कंज्यूमर कौन है, या तो आपके टेस्टर्स आपकी टीम के, या फिर आपके फ्रंट एंड डेवलपर्स, वो इजीली समझ पाए। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, एंड आफ्टर कॉपिंग दिस मैं यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो आई पेस्ट दिस थिंग, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एंड फ्रॉम हेयर इट इज सेइंग कि आपको यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे, वरना ये नहीं चलेगा। तो लेट्स से आई कॉपी इट एंड आई पेस्ट इट हेयर, तो आपको दिखेगा नो API की फाउंड इन रिक्वेस्ट। तो उसने मुझे जेसन भेजा और इसने मेरे को बोला आपके पास कोई API की नहीं है, तो मुझे API की ऐड करनी पड़ेगी। सो इट इज सेइंग कि API की नाम का एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। सो आई जस्ट यूज क्वेरी स्ट्रिंग, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, API की पैरामीटर को यहाँ लिखा इक्वल्स टू, एंड आई स्पेसिफाई हेयर माई API की। तो जो मेरी API की है आई विल गो हेयर, और मैंने अपनी API की यहाँ पर से यूज़ कर लेनी है। तो ये मुझे मिल जाएगी बिल्कुल मेरे पास अपने होम पे। तो अगर मैं यहाँ से गिफी पे जाता हूँ, गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ, तो यहाँ मुझे दिख जानी चाहिए माई API की। तो दिस इज माई डैशबोर्ड, एंड दिस डैशबोर्ड दिस इज गिविंग दिस API की। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्लिक करके, एंड फ्रॉम हेयर आई सिंपली पेस्ट दिस। तो मेरे पास API की आ गई। नाउ वापस हम डॉक्स की तरफ ही जाते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में हम यूज़ कर रहे थे, दिस इज स्क्रॉल डाउन करते हैं, दिस इज द API एंड पॉइंट, सर्च एंड पॉइंट, एंड इन द सर्च एंड पॉइंट API की हम लोगों ने स्पेसिफाई की। देन इट इज आस्किंग फॉर क्यू फॉर क्वेरी, कि आप इसमें क्या क्वेरी करना चाहते हो। सो आई जस्ट राइट इट डाउन एम्परसन क्यू इक्वल्स टू, और क्यू इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पर अपनी क्वेरी स्ट्रिंग स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ कि व्हाट इज माई क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्यू इक्वल्स टू, एंड लेट्स से आई एम सेइंग आयरन मैन, तो मैं इसकी क्वेरी करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ इट इज सेइंग कि यहाँ पर लिमिट नाम का ऑप्शन भी है, और ये अगर आप देखो तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। तो मैं लिमिट यूज़ कर सकता हूँ या नहीं करना चाहूँ, इट्स डिपेंड ऑन मी। तो मैंने यहाँ पर एम्परसन लिमिट लिखा, दिस इज द पैरामीटर, और 5 की लिमिट डाल दी कि 5 रिकॉर्ड से मुझे देगा। सो आई कॉपी ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, और यहाँ जाकर आई जस्ट पेस्ट दिस URL, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो इट इज गिविंग मी, अगर आप यहाँ देखो तो अभी भी मेरे को ये एरर दे रहा है API की का। सो इफ यू जस्ट सी वेरी क्लोजली, तो हमें यहाँ दिखता है कि जो API की आ रही है हमारे पास में %20 आ रहा है, दिस इज फॉर द स्पेस। तो स्पेस को हम यहाँ से हटाते हैं, इसे डिलीट करते हैं, एंड देन वी प्रेस एंटर। तो यहाँ हमें डेटा मिलना शुरू होता है। सो दिस इज द डेटा वी गेट इट। तो अगर आप देखो तो मुझे वैडल की जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए। आई जस्ट रीड अ डॉक्यूमेंटेशन एंड आई एम एबल टू एक्सेस दैट API, और उस API ने मुझे जेसन प्रोड्यूस करके दिया। अगर मैं इस जेसन को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर एक सेक्शन आता है इमेजेस का, क्योंकि ये जिफ इमेजेस देगा, उसमें एक ओरिजिनल का सेक्शन आता है, एंड इन दिस ओरिजिनल वी गेट्स दिस URL। तो यहाँ मुझे एक URL मिलता है, दिस जिफ, और ये आयरन मैन की जिफ होनी चाहिए। सो इफ आई जस्ट पेस्ट इट हेयर, तो देखो आपके पास ये आयरन मैन की जिफ दिखनी शुरू हो जाती है, राइट। सो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये कैसे काम कर रहा है, एंड देयर इज नो सच नीड ऑफ वैडल फॉर अ रेस्टफुल वेब सर्विसेज। वी नीड अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दैट डॉक्यूमेंटेशन इज प्राइमरली रिटर्न इन HTML फॉर्मेट, और इस डॉक्यूमेंट को हम एक्सपोज करेंगे अदर डेवलपर से टेस्टर्स को। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर API की, जैसे कि अभी हमने देखा कि गिफी के अंदर हमें एक API की मिली, बिकॉज अगर किसी API में API की नहीं है तो एक तरीके से पब्लिक है, क्योंकि उसका URL मिला और मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ, और पब्लिक है तो मेरे पास अनवांटेड यूजर्स भी उसे एक्सेस कर सकते हैं मेरे डेटा को। तो अगर मैं उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ तो आई जनरेट एन API की, एंड आई हैंड इट ओवर टू द स्टेक होल्डर्स
कि ये API की है आपके पास और नाउ यू आर एबल टू एक्सेस माई APIs। तो जिनके पास API की होगी वही मेरे APIs को एक्सेस कर पाएंगे। तो इट इज़ नॉट पब्लिक राइट नाउ, तो पब्लिक नहीं रहेगा मेरे पास, इससे मेरे पास अनवांटेड लोड भी नहीं बढ़ेगा। दैट्स वाई हम API कीज क्रिएट कर देते हैं। इस API की से हम ये तक भी पता लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है इस API की से, तो मैं इसे पेड कर सकता हूँ या इसे स्टॉप कर सकता हूँ, या इसका कोई मेरे पास कोई कोटा हो सकता है कि इस इतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के आगे मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा, इसके आगे नहीं चलेगा। एंड दीज थिंग्स आई कैन डू इट विद एन API की, क्योंकि ये API की मेरे डेटाबेस में रजिस्टर्ड होगी। अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसके साथ API की अटैच होकर आएगी, उस API की को मैं जाकर बैकएंड से चेक करके आऊँगा। अगर वो API की एग्जिस्ट करती होगी देन आई विल गिव अ डेटा। उसके साथ में एक रेट लिमिट लगा सकता हूँ कि अगर ये API की दिन में इतनी बार हिट होती है तो इसके बाद में इसे अलाउ नहीं करूँगा, या इसको मैं पेड कर दूंगा। इसके बाद आई विल चार्ज सम कॉस्ट ऑन इट। तो दैट्स वाई डेवलपर्स क्रिएट एन API की। तो जैसे अभी हमने API की का फंडा समझा, तो जनरली API की के साथ एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, डेट्स अ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को लेके। तो API की किस लिए, पहले हम इसे समझते हैं। जैसे कि सपोज आप में से हमें समझते हैं कि हमने कोई डेटा इकट्ठा करके एक सर्वर क्रिएट किया, तो मैं कोर इंटेंशन बता रहा हूँ कि एज अ डेवलपर वाई दे आर क्रिएटिंग सम वेब APIs या वेब सर्विसेज, वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो वेब सर्विसेज कुछ इस तरीके से कि आपने कुछ डेटा का वॉल्यूम इकट्ठा कर रखा है। तो सपोज थिंक अबाउट गाइस कि आपके पास अगर वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स का डेटा है कि कहाँ कहाँ फ्लाइट्स चल रही हैं इस वक्त, उसका आपके पास डेटा है। एंड नाउ यू आर टारगेटिंग कि इस डेटा को मैं सेल करूं। तो आपने डेटा अलग अलग सोर्सेज से उठाया और अपने डेटाबेस में पंच कर दिया उस डेटा को, तो आपके डेटाबेस में वो डेटा चला गया। अब यू वांट कि मैं इस डेटा को सेल करूंगा। तो सपोज मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मेरे को आपका डेटा चाहिए बट मेरी रिक्वायरमेंट 1000 हिट्स से ज़्यादा नहीं है, तो इसको मतलब दिन में सिर्फ 1000 हिट्स यूज़ करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपने जब अपने ऐसा सर्वर क्रिएट किया जिसमें आपका डेटा एंड यू वांट टू सेल दैट डेटा टू द एंड यूजर्स, तो आपने उसके लिए प्लान बनाया और आपने प्लान बनाया कि अगर मेरे पास 1000 हिट्स जाती हैं और ये एक्स यूज़र है जो मेरे पास रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहता है, इट्स लाइक अ मेक माई ट्रिप जैसी कोई वेबसाइट बनाना चाहता है जिसमें वो ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें दिखाएगा। तो उसने अपनी ओन ट्रिप या आवर ट्रिप ऐसे करके वो वेबसाइट क्रिएट कर दी मेक माई ट्रिप जैसी, और इस वेबसाइट पे वो मेरे को डेटा दिखाने वाला है जिसको मैं हिट लगाऊंगा, तो ये जाकर मेरी सर्विस को हिट लगाएगा। और उसने एक प्लान बाय कर रखा होगा। अब उसने प्लान बाय किया होगा तो मुझे पता होगा एक्स यूजर, तो मेरे डेटाबेस में ऐसा पड़ा होगा एक्स यूजर 1000 हिट्स का प्लान बाय किया और उसकी एक ये API की है। थिंक अबाउट दिस इज एन API की। अब मैं उसे बोलूंगा एज अ डेवलपर जब भी आप मुझे हिट लगाओगे यू ऑलवेज पास दिस API की। तो आप मुझे API की पास किया करोगे जिससे मैं पता लगाऊंगा कि आपके 1000 हिट्स में से हाउ मेनी हिट्स इज गेट कंज्यूम्ड। उसी हिसाब से आपका प्लान चल रहा होगा। आपका प्लान एग्जॉस्ट हो जाएगा जब 1000 हिट्स से अबव जाओगे। तो सपोज मेरे पास एक और यूजर है वाई जो बोलता है कि मेरे पास 10 लाख हिट्स का मुझे चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं उसका भी डेटा अपने पास रखूंगा, उसकी भी हिट्स लिमिट्स रखूंगा और वहां जाकर मेरे पास उसकी कोई की हो सकती है जो मैंने उसे जनरेट करके दे रखी होगी। अब ऐसा हो सकता है कि इस मेक माई ट्रिप जो चल रही होगी या ओन ट्रिप जो चल रहा होगा इस पे इसके बहुत सारे एंड यूजर्स आएंगे। अब इसके बहुत सारे एंड यूजर्स आएंगे तो ये अपनी बुकिंग्स या अपनी ट्रिप उन सब के बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एंड यूजर के पास ये API की नहीं होगी, राइट, बिकॉज दिस API की इज कंज्यूम्ड बाय दिस वेबसाइट, जिससे वो मेरे से फ्लाइट्स का डेटा मांगता है और फिर फ्लाइट्स के डेटा को एंड यूजर्स को दिखाता है। लेकिन इन एंड यूजर्स पे जब ये लॉग इन करेंगे इसकी वेबसाइट पे, तब हम इनके लिए जनरेट करेंगे एक टोकन नंबर। तो हम एक टोकन नंबर जनरेट करेंगे। वाई वी आर जनरेटिंग ए टोकन नंबर, क्योंकि हम जिस प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं विच इज एन HTTP, तो HTTP जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब वो जैसे ही रिस्पॉन्स करता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट्स अ कनेक्शन लेस। और साथ साथ वो स्टेटलेस भी है। स्टेटलेस की वजह से वो अपना स्टेट यानी कि अपने आप को याद नहीं रख पाता। तो जब कोई यूजर आता है, सपोज दिस इज माई 1 यूजर, दिस इज माई 2 यूजर, दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसे करते करते मेरे पास 100 अलग अलग यूजर्स हैं। तो जो फर्स्ट यूजर आता है और वो लॉग इन करता है तो मैं उसे नहीं याद रख पाऊंगा कि वो कौन है, तो मैं उसे एक टोकन नंबर जनरेट करके दूंगा। और टोकन नंबर जब मैं उसे जनरेट करके दूंगा तो इट इज लाइक मैंने उसे एक 99 टोकन नंबर जनरेट किया। उस 99 को मैं अपने पास रखूंगा और आई रिमेंबर कि 99 का मतलब 1 है। अब जब ये दोबारा में कोई रिक्वेस्ट करेगा तो आई कैन आइडेंटिफाई 99 है, 1 है, अब इसको क्या सर्व करना है। तो मैं यहाँ पर कोई इसका प्लान नहीं रख रहा, मैं सिर्फ ये रख रहा हूँ कि मेरे पास यूजर जो लॉग इन है उससे मेरी लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुई थी।
तो टोकन का पर्पस है उसका कन्वर्सेशनल स्टेट मेंटेन करना, कि मेरी उससे क्या कन्वर्सेशन चल रही है, राइट। इसलिए हम उसको टोकन बोल रहे हैं कि हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं या फिर हम सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो हमारे पास ये तरीके होते हैं ऑथेंटिकेशन कराने के लिए, ताकि जो यूजर लॉग्ड इन हो गया है उस लॉग्ड इन यूजर को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएं। तो जैसे आप किसी बैंक पे लॉग्ड इन होते हो तो उस बैंक पे आपको आपके अकाउंट में क्या इन्फॉर्मेशन दिखेगी, वो आपका सेशन आईडी या टोकन आईडी बताता है, आपका एपीआई की नहीं बताता ये सब चीजें। तो बैंक अगर किसी थर्ड पार्टी चीजों को यूज कर रहा है, सपोज बैंक कहता है कि मैं सिबिल से कनेक्ट करने वाला हूं, तो वो उसका एपीआई की यूज कर सकता है, या वो किसी पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट होना चाहता है तो वो किसी एपीआई की को यूज कर सकता है इंटरनली। तो उसके डेवलपर्स को एपीआई की पता होगी, लेकिन एंड यूजर्स को कभी नहीं पता होगी। तो उसके एंड यूजर के पास सिर्फ क्या जाएगा, एक टोकन जाएगा, जिससे वो वेरीफाई करेंगे कि ये यूजर लॉग्ड इन है, और इस यूजर के लॉग्ड इन होने पे हम इसे यही इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे जो किसी और यूजर को नहीं दिखा रहे होंगे। दैट्स व्हाई वी नीड दिस टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो इसी टोकन बेस को एक और इजिएस्ट एग्जांपल से अगर आप याद रखो, तो जैसे आप सबने मूवी देखी होगी गजनी। तो इस मूवी में जो आमिर खान है, इट्स लाइक एचटीटीपी सर्वर की तरह है, जो हर थोड़ी देर में भूल जाता है। जिसका मतलब जो भी उससे मिलने आता है वो भूल जाता है। अब उसे याद रखने के लिए वो क्या करता है, वो अपना एक डेटाबेस मेंटेन रखता है जिसमें फोटोज मेंटेन रखता है, और उसके पीछे लिखता है कि डॉक्टर है, लॉयर है। अब जब भी कोई उससे मिलने आता है तो वो अपने डेटाबेस में देखता है कि ये कौन है, और वो साथ साथ जब भी किसी बंदे से बात करता है तो उसकी फोटो उसे एक कॉपी उसे देता है। इट्स लाइक अ टोकन नंबर क्लाइंट को देता है और एक टोकन नंबर अपने पास रखता है। और जब भी कोई आता है तो उसका टोकन नंबर उससे पूछता है, यानी कि उसकी फोटो उससे पूछता है और चेक करता है अपने डेटाबेस में कि क्या वो टोकन नंबर पास है, और फिर उस टोकन नंबर के पीछे यानी कि उस फोटो के पीछे वो लिख के रखता है ये डॉक्टर है, लॉयर है। तो फिर वो उसके साथ अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। दैट्स वाई अगर हम किसी वेबसाइट पे हैं तो हमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की नीड है, ताकि हम एंड यूजर से कन्वर्सेशनल स्टेटस का मेंटेन रख सकें। So we are moving to a next term that is called microservice. तो microservice basically है क्या? तो microservice is just a web service. तो वेब सर्विस को ही हम माइक्रो सर्विस बोलते हैं। बस डिफरेंशिएशन ये है कि अगर हम वेब सर्विस को छोटा बनाए, स्मॉल बनाए और एसआरपी बेस्ड बनाए। एसआरपी का मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि एक वेब सर्विस सिर्फ एक ही काम करती है, एक से ज्यादा काम नहीं करती हो, तो इट इज बिकम माइक्रो सर्विसेज। तो स्मॉल एंड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो बनती है दैट इज बिकम अ माइक्रो सर्विस। तो इसका मतलब अगर आप वेब सर्विस बना रहे हो तो आप उन्हीं को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब देयर इज नो नीड टू लर्न एनी न्यू टेक्नोलॉजी। आपकी वो सोप बेस्ड हो, रेस्ट बेस्ड हो, इट डजंट मैटर, इट्स अ माइक्रो सर्विस एट द एंड। तो अकॉर्डिंग टू द नेटफ्लिक्स आर्किटेक्ट, लूजली कपल्ड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर विद बाउंडेड कंट्रीज। इसका मतलब है कि हम ऐसी सर्विसेज बना रहे हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो वो मेरे पास माइक्रो सर्विसेज है, यानी कि हर एक सर्विस के पास अपना एक रोल, अपना एक पावर है जो अपने लेवल पे काम करती है और वो इंडिपेंडेंट काम करती है। और किसी एक सर्विस के डाउन होने पे मेरी एप्लीकेशन कभी भी डाउन नहीं होती, क्योंकि सब स्मॉल है और सब डिप्लॉयड है अलग अलग। तो अगर मेरी एप्लीकेशन डाउन होगी तो मेरी पूरी एप्लीकेशन को भी डाउन होने का मौका नहीं मिलेगा। तो जनरली माइक्रो सर्विसेज से पहले लोग मोनोलिथिक वे में काम करते थे, बनाते हुए वेब सर्विसेज थे, लेकिन वो मोनोलिथिक का मतलब ये कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती थी। जब सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती थी तो इसका मतलब सारी पावर सिर्फ एक ही जगह है। तो अगर सिस्टम डाउन होगा तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता था आपका। तो सिस्टम की जो अवेलेबिलिटी होती थी वो 100% होती थी या 0% होती थी। लेकिन यहां पर कभी 0% पे नहीं जाएगा आपका सिस्टम, बिकॉज योर वेब सर्विसेज आर स्मॉल एंड दे आर डिप्लॉयड इन अ डिफरेंट प्लेसेस। तो मैं बोल सकता हूँ उसे क्लस्टर फॉर्म में हमने उसे डिप्लॉय करके छोड़ रखा है। तो माइक्रो सर्विस इज जस्ट आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस। सिर्फ आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है कि हाउ यू ऑर्गेनाइज योर वेब सर्विसेज ऑन डिफरेंट मशीन्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और अब हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है कि एज अ डेवलपर कि मैं एक ही वेब सर्विस को बनाने के लिए एक ही टेक्नोलॉजी सीखूं। आई कैन क्रिएट इन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और फिर मैं उन्हें इंटीग्रेट करके चला सकता हूं, जैसा वेब सर्विस करती थी। तो माइक्रो सर्विस इज डूइंग द सेम थिंग। तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एवेंजर की टीम का फोटो डाल रखा है, क्योंकि हर एवेंजर के पास अपनी एक पावर है, राइट। तो हर एवेंजर अपनी एक पावर लेके बैठा है। तो आप सोच सकते हो दीज आर माइक्रो सर्विसेज, अलग अलग है सबके पास अपने एक पावर है। तो किसी के एक के डेड होने पे या एक के अनअवेलेबल होने पे पूरी टीम काम कर सकती है, बाकी सब लोगों के पास अलग अलग वेराइटी ऑफ पावर बनी हुई है। तो दीज आर स्मॉल एंड इट इज एसआरपी बेस्ड, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सबके पास अपनी अपनी, राइट। सो वी हैव अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ माइक्रो सर्विस। तो वी कैन से कि अगर हम माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं तो माइक्रो सर्विसेज के इनसाइड क्या हो सकता है, उसके अंदर हमारा डेटाबेस लॉजिक भी हो सकता है, हेल्पर मतलब कुछ बिजनेस लॉजिक भी हो सकता है, राउटिंग मतलब कि
कहाँ जाएगा, लॉगिन पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन पे जाएगा, और एक मिडलवेयर भी हो सकता है उसके साथ, अगर हमें कोई प्री या पोस्ट प्रोसेसिंग करानी है तो। और सिंगल फीचर इंप्लीमेंटेशन, दैट इज द क्रक्स। इसका मतलब आप ये सोचो कि आप लॉगिन बना रहे हो तो ऑफ कोर्स के लॉगिन के अंदर डेटाबेस का लॉजिक होगा, ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ बिजनेस लॉजिक हो सकता है, ऑफ कोर्स उसके अंदर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल ऐसे फीचर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग हो सकते हैं, लेकिन ये सिंगल फीचर इंप्लीमेंटेशन है। इसका मतलब हमने यूजर के लिए एक फीचर इंप्लीमेंट कर दिया विच कंटेन लॉगिन, विच कंटेन रजिस्ट्रेशन, विच कंटेन प्रोफाइल। तो इट इज लाइक अ माइक्रो सर्विस। तो इससे पहले जो एप्लीकेशंस बन रही थी, दोज आर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। तो जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस थी वो असल में ट्रेडिशनल थी। इसका मतलब पुराना स्टाइल था, एक ही जगह पूरी एप्लीकेशन डालते थे। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ बिग कंटेनर कंटेन इंटायर एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन एक जगह। इट मीन्स ऑल द फीचर ऑफ एप्लीकेशन प्लेस्ड ऑन अ वन प्लेस। इसका मतलब अगर आप किसी शॉपिंग बना रहे हो तो शॉपिंग में ऑर्डर का फीचर, ऐड टू कार्ट का फीचर, डिलीट कार्ट का फीचर, यूजर का फीचर, उसकी हिस्ट्री देखने का फीचर, पेमेंट का फीचर, सब कुछ आपने एक ही जगह रख दिया है। तो अब या तो वो 100% अवेलेबल है या वो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, राइट। और उसे स्केल करना बहुत मुश्किल है ऐसी एप्लीकेशंस को, क्योंकि सब कुछ एक जगह आपने रखा हुआ है, तो उसे स्केल करना बहुत मुश्किल है। सो थिंक अबाउट गाइस कि अगर मैंने एक शॉपिंग बनाई है और उस शॉपिंग में एक बिग बिलियन सेल चल रही है, तो ऑफकोर्स मेरे यूजर्स पेमेंट ज़्यादा करेंगे, मेरे यूजर ऑर्डर ज़्यादा करेंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा होने वाली है मेरे पास। लेकिन हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री बहुत कम चेक करेंगे लोग उस टाइम पे, क्योंकि वो सिर्फ पेमेंट्स करने पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, ऑर्डर बुक करने पे ज़्यादा बिलीव करेंगे। सर्चिंग ऑफ आइटम्स भी कम होंगी, क्योंकि डायरेक्ट में दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, तो उन डिस्काउंट चीज़ों पे जाकर फटाफट चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मेरे को कुछ सर्विसेज ऐसी चाहिए जिन्हें स्केल करना है, कुछ सर्विसेज चाहिए जिन्हें स्केल नहीं करना। तो ये इसका मतलब सम ऑफ द नीड हाई स्केल, सम ऑफ द नीड डू नॉट नीड अ स्केल। दिस इज नॉट पॉसिबल इन मोनोलिथिक एप्लीकेशन। इसका मतलब मेरे को पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना होगा या पूरी एप्लीकेशन स्केल ही नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो स्केलेबल एप्लीकेशन नहीं होती कभी भी मोनोलिथिक एप्लीकेशन। सो यू कैन थिंक अबाउट कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन इज लाइक दिस। तो जैसे अगर आपने एवेंजर मूवी देखी, तो एवेंजर मूवी के अंदर हमारे पास जो विलन है उसके पास सारी पावर है, ऑल द पावर्स इनसाइड हिम। तो सबकी पावर एक जगह रख के बैठा है। इट्स सेम लाइक मोनोलिथिक एप्लीकेशन, सारी पावर एक जगह रख के बैठा हुआ है। इट मीन्स यहां पर मेरे पास सारे फीचर एक जगह है। सो ऑल द फीचर, चाहे डेटाबेस के जितने भी लॉजिक है सब एक जगह है, जितने बिजनेस लॉजिक है सब एक जगह है, राउटिंग भी एक ही जगह है, और मिडिल वेयर्स भी सारे एक ही जगह है, राइट। तो इसका मतलब हमने सारे फीचर एक जगह क्रिएट करके छोड़ दिए है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनोलिथिक एंड योर microservice based architecture. So let's understand with one more example. हम एक शॉपिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं Node.js में कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, और उस Node.js के अंदर मैं जितने भी फीचर्स हैं सब एक ही सर्वर पर डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक सर्वर है, उसमें यूजर साइन अप का फीचर भी है, या शो आइटम्स का फीचर भी है, या फिर मेरे पास बाय प्रोडक्ट्स का फीचर भी है। तो सारे फीचर्स ऑल आर इन अ वन सर्वर। तो आप ऐसे सोच सकते हो जैसे कि हमारे पास यहाँ सारे फीचर्स हैं। तो जैसे हम एवेंजर में जो विलन था वो अपने पास सारी पावर्स इकट्ठी करता जाता है और वो और पावरफुल बनता जाता है। तो हम बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो भी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, राइट। तो बहुत पावरफुल बनता जा रहा है कि उसके पास फीचर्स ज़्यादा है। तो मोनोलिथिक डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से बिल्ड होना शुरू हुआ कि कम फीचर से उसे बढ़ाते जाओ और उसके अंदर फीचर्स ऐड करते जाओ, एंड इट सीम्स लाइक योर सर्वर इज बिकम मोर पावरफुल, राइट। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा होता। हो ये रहा होता है कि आपके सर्वर में बहुत लोड पड़ रहा होता है, और जब वो लोड पड़ता है तो एक टाइम बाद वो उस लोड को नहीं झेल पाता, एंड इट इज गेट क्रैश, क्योंकि सब कुछ आपने एक ही जगह पे रखा है। तो अगर सपोज लोग आइटम्स देखने ज़्यादा आ रहे हैं, शो आइटम्स ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो साइन अप नहीं कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे हैं, स्टिल आपके ही सर्वर पे लोड पड़ रहा है क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह पे है। सो प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता है आपके पास कि योर एप्लीकेशन इज गेट क्रैश, क्योंकि वो उतने लोड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ। तो दैट्स वाई पीपल आर मूविंग टू अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो एट द एंड वो बना रहे वेब सर्विसेज। द ओनली स्ट्रेटेजी इज कि हाउ दे आर गोइंग टू डिप्लॉय दोज एप्लीकेशंस, हाउ दे आर गोइंग टू आर्किटेक्ट दोज एप्लीकेशन, हाउ दे डिजाइन द डेटाबेस कि डेटाबेस कहाँ रखा जाएगा, हाउ द सर्विसेज आर गोइंग टू कम्युनिकेट। तो दैट्स वाई इट इज एन आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस। तो अगर हम यही माइक्रो सर्विस से बनाए तो हम अलग अलग सर्वर पे होस्ट कर देंगे, यूजर साइन अप अलग जगह होगा, शो आइटम्स अलग होगा, बाय प्रोडक्ट्स अलग होगा, और इन सबके अपने अपने डेटाबेसेस हो सकते हैं। और जितने भी डेटाबेसेस हैं ये इनसे कनेक्ट करेगा। अगर कोई नई सर्विस आएगी सो वी विल ऐड अ न्यू सर्विस, तो हम एक नई सर्विस वहाँ पर ऐड करके आ जाएंगे, एंड देन दीज सर्विसेज कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, या आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं।
डेटा एक्सचेंज कर सकती है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन डिजाइन होगी। तो अगर मेरे को लगता है कि शो आइटम ज़्यादा आ रही है तो मैं शो आइटम के सर्वर को स्केल कर सकता हूँ, उसके रेप्लिकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ, उस एप्लीकेशन को मल्टीपल हॉरिजेंटल स्केलिंग करके आ सकता हूँ, यानी कि शो आइटम्स के मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर दिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हॉरिजेंटल स्केल कर सकता हूँ उसे। तो इसका मतलब लोड जहां बढ़ा मैंने उसी को स्केल कर दिया। और अगर मेरी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं रहती, लेट्स से शो आइटम्स अवेलेबल नहीं रहती, स्टिल मेरी बाकी सारी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। सो दिस इज हाउ योर होल सिस्टम इज एक्चुअली वर्किंग। तो हमारे पास ये पूरा सिस्टम क्रिएट होना शुरू होता है। और मैंने इसमें बताया कि अगर सपोज मेरा यूजर ऑर्डर डिटेल्स है तो मेरे को उसके अलग से कोई डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूजर से यूजर डिटेल आ जाएगी और बाय प्रोडक्ट से मेरे पास उसकी ऑर्डर डिटेल आ जाएगी, और मैं उन दोनों का जॉइन लगाकर बोरो कर सकता हूँ डेटा और दिखा सकता हूँ उस डेटा को। सो देर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रो सर्विसेज। क्योंकि माइक्रो सर्विस का फायदा है डिजायर फॉर फास्टर चेंजेस, क्योंकि सब आइसोलेटेड है तो आप फास्टली चेंज करके आ सकते हो। ग्रेटर अवेलेबिलिटी है, हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके पास, है ना। फाइन ग्रेन है आपके पास। फाइन ग्रेन स्केलिंग का मतलब है आपके पास कि अगर आपके पास चेंजेस करने हैं, किसी एक सर्विस को बढ़ाना है, तो आप एक सर्विस को बढ़ाकर आ सकते हो। बेनिफिट्स अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें दिखा कि एक तो डिजायर फॉर फास्टर चेंजेस है, यानी कि हम फास्टली यूज कर सकते हैं इसे, क्योंकि जब भी चेंजेस करने होंगे मेरे को पता होगा मैं किस सर्विस में चेंज करूंगा, क्योंकि एसआरपी प्रिंसिपल यूज्ड है। हर सर्विस अपना अपना काम कर रही है, तो आई एम एज अ डेवलपर आई कैन चेंज इट इजीली। नीड फॉर ग्रेटर अवेलेबिलिटी, इसका मतलब कभी भी 100% डाउन नहीं होगा सिस्टम। जो भी डाउन होगा वो एक पर्टिकुलर सर्विस डाउन होगी, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंसेस पे आपके पास सर्विसेज चल रही होंगी। साथ में स्केलेबिलिटी ईजी है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सर्विस को स्केल कर सकते हो, सर्वर को ज्यादा स्केल करके आ सकते हो। एंड बिल्ड एंड रन बाय इंडिपेंडेंट टीम्स, इसका मतलब ये है कि अब आप इंडिपेंडेंट टीम्स, मतलब कोई नोड की टीम, कोई जावा की टीम, कोई सी शार्प की टीम, अलग अलग टीम्स अलग अलग सर्विसेज को बना सकते हैं, और फिर हम उन्हें प्लग करके चला सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑल ऑफ देम आर वेब सर्विसेज। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। और माइक्रो सर्विस को कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है? नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द, ईबे, ये सब शिफ्ट हो चुकी है माइक्रो सर्विसेज पे। सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज विच इज शिफ्टेड, और ये लिस्ट बहुत बड़ी है आपके पास। सो दिस इज द लिस्ट विच इज यूजिंग माइक्रो सर्विसेज। सो फार वी अंडरस्टैंड कि एपीआईज क्या होते हैं, वेब सर्विसेज क्या होती हैं, वेब एपीआईज क्या होते हैं। अब हमें पता लगा कि बैकएंड डेवलपर कोई एपीआई क्रिएट करके आएगा। अब वो एपीआई क्रिएट करके आएगा तो बिफोर इंटीग्रेटिंग टू अ फ्रंट एंड, कि उसे हम कंज्यूम करें किसी फ्रंट एंड पे, वी नीड टू टेस्ट इट। तो इसका मतलब जितना भी एपीआई है उसके अंदर पूरा हमारा एप्लीकेशन लॉजिक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम एजाइल मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास शॉर्ट रिलीजेज हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस है हमारे पास। तो रेदर देन कि हम पूरे फ्रंट एंड और बैक एंड को एक ही साथ टेस्ट करके आए, वी डू सम एपीआई टेस्टिंग, कि हम बैकएंड को, जिसमें एप्लीकेशन लॉजिक पड़ा है, उसको हम सेपरेटली टेस्ट करके आ जाएं। दैट्स व्हाई वी नीड एन एपीआई टेस्टिंग रेदर देन कि हम फुल एप्लीकेशन टेस्ट करें। इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अब अगर हमें एपीआई टेस्टिंग करनी है तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो जो एपीआई टेस्ट हो सकते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरे इन हाउस डेवलपर्स ने क्रिएट करे हो, या ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी हो। बिफोर कंज्यूमिंग आई जस्ट वांट टू चेक कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई वी नीड सम एपीआई टेस्टिंग थिंग। तो एपीआई टेस्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें से हम लोग इस ट्रेनिंग में पोस्टमैन यूज करने वाले हैं, बट देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड सोप यूआई, या एसेटेबल, या रेस्ट एश्योर्ड, या हमारे पास हॉप स्कॉच नाम से। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट।